तो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे यानी कि एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये 19 अगस्त को आया था, यानी कि सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। इससे लेटेस्ट कुछ नहीं हो सकता है आपका यदि पेपर का समावेश देखोगे तो। इसमें हम लोग 3 एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और इसमें जानेंगे कि जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और सीएम जो वहाँ के अरविंद केजरीवाल है, इसके बीच में इतना झगड़ा क्यों होता है। हर समय देखे हो, इससे पहले जो दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनमें भी इतना झगड़ा हुआ कि वो अपना इस्तीफा दे दिए, और इनके साथ भी यही हो रहा है। तो इतना झगड़ा क्यों होता है, हर समय देखते हो ना, न्यूज़ में हेडलाइंस बनाता है ना जी, पहले तो और ज़्यादा बनाता था। तो ये ऐसा क्या चीज़ है, वही बोला डस्ट नेवर सेटल्स। इसका मतलब क्या है कि जो धुआं है, जो डस्ट हो, कभी सेटलिड होने को नहीं ले रहा है, यानी कि बार बार मुद्दे उठ रहे हैं। और अभी से नहीं, जब से दिल्ली गवर्नमेंट बना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का है, दिल्ली अलग पार्टी है, और ये प्रो बीजेपी होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एलजी को। इसका मतलब प्रेसिडेंट तो अकेले तो नहीं करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम के बेसिस पे किसी गवर्नर का चुनाव होता है। तो समझ रहे हो, यहाँ पे फाइट किसके बीच में हो रहा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में हो रहा है। बात समझे ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो एक मोहरा है, चेहरा है केवल। तो जाहिर सी बात है, अलग अलग आइडियोलॉजी का है तो फाइट तो होगा ही, क्योंकि भगवाधारी एक है, आपको एक एजुकेशन पे काम करना चाहता है। दोनों बहुत डिफरेंस है। एजुकेशन पे कौन काम करना चाहता है, केजरीवाल, बिल्कुल। कोई बोलता है केजरीवाल एक सिविल सर्वेंट है ना, और सिविल सर्वेंट भगवान उगवान से ज़्यादा फोकस करेगा कहाँ पे, एजुकेशन पे, समझ लो। दूसरा क्या है, राइट टू नो। उस दिन भी बोले थे ना, राइट टू नो, जानना कोई भी चीज़ का, ये भी तो एक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आना चाहिए। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना था ये कांग्रेस के टाइम में, यूपीए के टाइम में, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ आम आदमी को, आम नागरिक को। तो इसीलिए ये मुद्दा उठा कि राइट टू नो भी आपका एक फंडामेंटल राइट्स के अंदर आना चाहिए। बात समझे, जैसे राइट टू है एजुकेशन है, जैसे राइट टू हैव फ्री स्पीच है ना, बहुत सारा है, राइट टू रिलीजन है आर्टिकल 25, उसी तरह राइट टू नो भी होना चाहिए। इसके ऊपर डिबेट है। अब है थर्ड वन है, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे है, और इंटरनेशनल भी आ जाएगा इसमें इश्यूज। ये क्या है, मिलिटराइजेशन ऑफ आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में क्या क्या मिलिटराइजेशन हो रहा है, यानी कि सब दबदबा अपना बना रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो, चाहे रसिया हो, सभी। तो वही बोल रहे हैं ना कि अब कंट्री इतना आगे बढ़ चुका है स्पेस टेक्नोलॉजी में, वो कंट्रोल करना चाह रहा है। देखो हम लोग किए थे ना मार्स का, कि क्यों कंट्री लोग पूरा वो कर रहा है, उसकी तरफ जाना चाह रहा है। ठीक है, समझे, ये एक ग्रे एरिया है, ये बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है कि आउटर स्पेस में इतना झगड़ा होगा तो शांति भंग हो सकता है, और इसके लिए जो भी इंटरनेशनल लॉ पहले वाले हैं वो पूरा सार्थक नहीं है। उसमें कुछ लूपहोल्स है, क्या लूपहोल्स है और क्या होना चाहिए उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, वो सभी चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आया एसेंस? तो बात को शुरू करते हैं पहला एडिटोरियल को। तो पहला एडिटोरियल तुम्हारा क्या है, हिंदू से लिया गया 18 अगस्त को, देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। अब यू कैन गो, कोई बात नहीं, क्योंकि आई नो ये वाला थोड़ा है। देखो अब ये बात करो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ठीक है, यू डोंट हैव दैट क्लॉज। अब देखो इसमें क्या है, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein। तो कितना नंबर है कुमार? सेकंड नंबर है, फाइन, जीएस पेपर का सेकंड नंबर है। तुम मुद्दा समझो, तुम लोग जो बोल रहे थे कुछ से कुछ क्लियर हो गया, समझो। दिल्ली में जो रॉयट हो रहा था तो अब नहीं बोलना है, आपको एक ही बार टाइम मिलता है, उस टाइम आप परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको कभी भी पछताव का मौका नहीं मिलता है, ठीक है ना। मेंस एक ही बार लिखने को मिलेगा आप लोग को, तो भूला नहीं, उसको सेकंड अटेम्प्ट वाला भूला कहते हैं सिविल सर्विस में, ठीक है ना। हो सकता है 6th अटेम्प्ट खत्म हो जाए तो भूला नहीं, वो फूला हो गया दुनिया से, और गाली देते जाएगा तुम्हारे नाम पे कि इस तरह नहीं बनना है, 6 साल बर्बाद नहीं करना है सिविल सर्विस में। एनीवे, देखो प्रोसिक्यूटर्स पे कंट्रोवर्सी हो गया। प्रोसिक्यूटर्स क्या होते हैं कि जितने भी दिल्ली राइट्स हुए थे, दिल्ली राइट्स में जो लोग भी इसमें शामिल थे भड़काने के लिए, जो भी भड़का भाषण दिए हैं या फिर जो भी गतिविधि किए हैं, उसको देख रेख करने के लिए एक प्रोसिक्यूटर्स होना चाहिए, यानी कि ऑफिशियल्स होने चाहिए। और वो प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, दिल्ली हाई कोर्ट में जाके लड़ेगा केस,
समझ गए बात को ना। तो इससे मुद्दा क्या हुआ, मुद्दा ये हुआ कि जब अरविंद केजरीवाल का जो सरकार है, वहाँ का सीएम का जो सरकार है, वो तो प्रजातंत्र से जो आया है उठ के, उसका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वो पूरा अधिकार है। और ये जो है कि प्रोसिक्यूटर किसी भी राइट्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो नियुक्त करेगा, जो सेलेक्ट करेगा, वो टोटली आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा। इवन दिल्ली में भी है, बाकी में तो आता है, इवन दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली बहुत अलग यूनियन टेरिटरी है। मैं बताऊंगा, दिल्ली बाकी सभी यूनियन टेरिटरी से अलग है, पुडुचेरी से भी अलग है, थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों ऐसा, क्योंकि कैपिटल है इसलिए, ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इसलिए। अब ये समझो कि क्या हुआ कि क्या हुआ कि जो सीएम है वहाँ के, या फिर वहाँ के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी क्या किया कि एक नंबर ऑफ प्रोसिक्यूटर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और वो अपना लिस्ट दिए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर को। लेफ्टिनेंट गवर्नर ही एग्जीक्यूट करेगा, जो पावर, जैसे प्रेसिडेंट होता है ना जी पावरफुल, तो तुम्हारा स्टेट का कौन पावरफुल है, गवर्नर है। और दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली में, सॉरी, जितने भी होते हैं ये यूनियन टेरिटरी में, जो गवर्नर होता है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि पुडुचेरी में भी तुम्हारा लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, किरण बेदी है, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है, गवर्नर नहीं बोला जाता, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक टर्मिनोलॉजी है, मत बोलो, सब गवर्नर के बराबर ही होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है ना। तो अब समझो कि इसमें क्या हुआ कि जो तुम्हारा वहाँ का केजरीवाल लेड गवर्नमेंट ने जो सौंपा था दस्तावेज कि ये नंबर ऑफ ये होना चाहिए प्रोसिक्यूटर जो कि काम करेगा दिल्ली राइट्स को लेके, मगर क्या है, इस चीज़ को रिजेक्ट करके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अलग ही अपना ही पेश कर दिया। तो कन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि आप सरकार क्या चुन के गई है, तो सरकार का पूरा अधिकार है अपना डिसीजन लेने का। ये सरकार ले रही तभी तो जनता ले रही है ना, जनता के बिहाफ में सरकार गई है, समझ में आ रहा है ना। तो यही कंट्रोवर्सी हो गया, और यहीं पे हमेशा तुम्हारा यही 239 का बात आ जाता है। क्यों 239 क्या है, 239 AA जो दिया है, क्लॉज 4 दिया है ना जी, इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि कोई तरह का मतभेद हो, किसके बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के बीच में मतभेद हो, ओपिनियन ऑफ डिफरेंस हो या डिफरेंस ओपिनियन हो, तो वो प्रेसिडेंट को मैटर सौंप सकता है। तो यहाँ पे भी यही करके, यही क्लॉज इन्वोक करके इसने प्रेसिडेंट को सौंप दिया। और प्रेसिडेंट को सौंपना मतलब क्या, उधर बीजेपी को सौंप दिया, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता है। प्रेसिडेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, तो वो अपने हिसाब से हो सकता है। देखो अब इसका नेगेटिव बता रहा, हो सकता है ऐसा कि रॉइट में हो सकता है, वो लोग का हाथ, मैं ऐसा दावा नहीं करता हूँ, क्योंकि भारत में अभी तक देखा गया, हिस्ट्री यही बोलता है कि रॉइट तब तक नहीं होते जब तक आप शामिल नहीं है कोई पॉलिटिकल लीडर, ठीक है ना। ऐसे रॉइट नहीं होता है, किसी का सपोर्ट तो रहता सपोर्ट रहता है, इतना बड़ा बड़ा दंगा नहीं होता। आम आदमी को मतलब नहीं है यार, आम आदमी को खाने से मतलब होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है गवर्नमेंट का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। समझिए मुद्दा, अब समझो चीज़ों को। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर कंट्रोवर्सी। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग द दिल्ली राइट्स केसेस इन हाई कोर्ट, द दिल्ली गवर्नमेंट प्रपोज द नेम्स ऑफ सर्टन प्रोसिक्यूटर्स। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या, सर्टन लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूटर्स का नाम सौंपा। एज पर द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इनका क्या कहना है, अपॉइंटमेंट जो होता है प्रोसिक्यूटर का, वो एक्सक्लूसिव राइट है स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आता है। मगर यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपॉइंट देम, जब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है उसको अपॉइंट करने का, तो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट क्या बोला कि नहीं, ये आर्टिकल 239 AA क्लॉज 4 के अंतर्गत हम ये प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरा ओपिनियन डिफरेंस है आपसे, हम कुछ और करना चाहते हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, इसलिए हम भेज दे। देखो कितना सेफ साइड ले लिया ये आर्टिकल का, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या बोल रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर किसके होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। इन द मीन टाइम द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑल द प्रोसिक्यूटर्स। बताओ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कर लिया, यानी कि बीजेपी वाला पार्टी कर लिया। वो करना मतलब क्या है, इनडायरेक्टली वो कर लिया, हुज नेम्स वेर सबमिटेड बाय द दिल्ली पुलिस एंड स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट वाज रिजेक्टेड, ठीक है। जो दिल्ली पुलिस किसके अंदर है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो होम मिनिस्ट्री डायरेक्ट इनकल्केट है, डायरेक्ट मिक्स है इधर। तो दिल्ली पुलिस जो रिकमेंडेशन दिया प्रोसिक्यूटर का, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, मगर गवर्नमेंट लिस्ट को रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों, ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों? तो समझो, इसके लिए तुमको समझना होगा, पुराना A12 को मैंने यहाँ पे जोड़ा है, इसको समझना, 3 आर्टिकल को समझने होगा तुमको। 3 A12 को समझोगे तभी तुम समझोगे कि क्या है, ऐसा क्यों हर समय बोला ना कि ये आइस कभी भी मेल्ट नहीं होता, ये डस्ट कभी भी सेटल नहीं होता,
ये एक्चुअल में ये डस्ट इसलिए सेटल नहीं होता, ये 3 आर्टिकल की वजह से। देखो ये क्या है, आर्टिकल 239, आर्टिकल 239A और आर्टिकल 239AA। तो ये AA का यूज़ किया है ना यहाँ पे इस चीज़ का, तो यहीं से चलते हैं बात। देखो आर्टिकल 239AA लेज आउट स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर दिल्ली। ये क्या करता है, पावर लिमिट करता है कि फलना चीज़ में ही आप लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है, बहुत सारी चीज़ में आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊंगा अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि जो दिल्ली गवर्नमेंट होते हैं वो केवल हर एक चीज़ पे ले सकते हैं अपना डिसीजन, मात्र 3 चीज़ पे नहीं ले सकते हैं। एक आपका पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर मतलब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। एक लैंड है, लैंड से रिलेटेड आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। पुलिस ऑर्डर मतलब पुलिस सिस्टम यानी पब्लिक ऑर्डर, इससे आप नहीं ले सकते, यानी कि सभी होम मिनिस्ट्री के अंदर आ गया तभी पुलिस उसके अंदर आ जाता है, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। अभी राजनाथ सिंह ने, अभी अमित शाह जी, ठीक है। तो इस डिस्ट्रिक्ट्स देखो क्या करता है, दिल्ली फ्रॉम क्रिएटिंग लॉज इन सब्जेक्ट एज पुलिस पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, बोल दिए ना। इसलिए आर्टिकल 239AA दिल्ली गवर्नमेंट को रोकती है कि आप कोई भी विधायक या कोई भी आप लॉ नहीं बना सकते, किसके ऊपर, पुलिस पब्लिक ऑर्डर और लैंड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। दूसरा आर्टिकल देखो, आर्टिकल 239A, ये क्या है, क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ फॉर सर्टन यूनियन टेरिटरीज विच इंक्लूड्स पुडुचेरी। अब बोला, इसमें क्या बोला जा रहा है कि आप लोकल लेजिस्लेचर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि छोटा अपना पार्लियामेंट बना सकते हो स्टेट में, यानी कि यूनियन टेरिटरी में भी बना सकते हो आप। और वही यूनियन टेरिटरी में क्या हुआ, पुडुचेरी को लाया गया इस लॉ के अंतर्गत। आर्टिकल 239A में पुडुचेरी को भी शामिल किया गया, कौन सा, अमेंडमेंट एक्ट करके, 14th अमेंडमेंट एक्ट करके, समझे बात समझे। भारत का संविधान को संशोधन करके पुडुचेरी को भी लाया गया इस आर्टिकल के अंदर, ताकि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बन सके और वहाँ पे तुम्हारा गवर्नमेंट बन सके, एग्जीक्यूटिव बन सके। जैसे बिल्कुल है सीएम, बिल्कुल सीएम है, लेकिन लक्षद्वीप का नहीं है। अभी 8 यूनियन टेरिटोरीज में 2 ही है अभी, बताए थे ना उस दिन भी जो गलती हुआ था हम बताए थे। और एक किसका बात कर रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर का, तो वो भी मुद्दा आएगा अभी। देखो अब आर्टिकल 239 देखो, एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम विद सच डेजिग्नेशन एज ही में स्पेसिफाई। जानते हो कि जितने भी यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि अभी 8 है, ठीक है, सभी एडमिनिस्टर करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। मगर जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें तो वहाँ के सीएम करेंगे, ठीक है, उस वहाँ का सीएम करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। मगर अपॉइंटमेंट जैसे देखो, ये नियम है कि प्रेसिडेंट हमेशा अपॉइंटमेंट करता है पीएम को, करता है कि नहीं, इसलिए प्रेसिडेंट के सामने में शपथ लिया जाता है कि नहीं है। तो डेजिग्नेशन तो हालांकि जीत के जा रहे हैं, हम प्रेसिडेंट ही शपथ दिलवाते हैं सबको, गवर्नर के सामने ही तुम्हारा, एलजी के सामने ही तुम्हारा सीएम शपथ लेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एलजी ही गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहा है, वहाँ पे मुखिया है वो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला है, समझ में आ रहा है ना जी। जो वहाँ पे ओथ दिलवा रहा है, इसका मतलब वो करवा रहा है, वो प्रतिबद्ध है। जैसे कि प्रेसिडेंट का जब ओथ होता है तो यहाँ चीफ जस्टिस बैठते हैं, इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंट कस्टोडियन है संविधान का, और उसका बचाने का बात कौन करता है, तुम्हारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझ में आया, लिंक है कि क्यों फलना आदमी के सामने ही ओथ पड़ा जाएगा, क्योंकि वो मेन प्रोटेक्टर है जो ओथ दिलवा रहा है, रक्षा करेगा प्रेसिडेंट का, समझे ना। तो इस तरह, तो इसलिए ओथ का भी कुछ मीनिंग होता है, और कौन सा पर्टिकुलर आदमी के सामने में ओथ लिया जा रहा है उसका मीनिंग है संविधान में, समझे बात को। तो चीफ जस्टिस का भी होता है, तो प्रेसिडेंट होता है, करता है उसका, समझे ना बात, समझो। संविधान को लेके दोनों वो है, संविधान को लेके दोनों है ना, कोई कुछ कर सकते हो। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट, अब जाहिर सी बात है, एक्ट पास होगा तभी यहाँ से हम लोग लेके खींचेंगे। तो एक एक्ट पास हुआ था 1973 में, जो कहता है पुडुचेरी वेस्ट द लेजिस्लेटिव असेंबली, बोले ना, जो कि 14th अमेंडमेंट एक्ट भी हो गया था उसी समय में। तो क्या बोला कि पुडुचेरी के पास भी लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा, उसके पास पावर है जितने भी स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, बोले ना कंकरेंट लिस्ट के ऊपर भी स्टेट बना सकती है। मगर यदि स्टेट कोई बनाता है, कोई एक्ट उसके बनाता है, यानी कि कोई लॉ बनाता है और सेंटर भी उस पर लॉ बनाता है, तो अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, ये एक्ट के अंदर, ये डॉक्ट्रिन के तहत क्या होगा कि आपका सेंटर का लॉ हावी पड़ जाता है स्टेट के ऊपर, यदि कंकरेंट लिस्ट का हो। और यदि स्टेट लिस्ट का है तो आराम से कर सकता है, उसमें फिर सेंटर कोई दाखिला नहीं देगा अपना, वो स्टेट का मैटर है, बात समझे ना।
जैसे एजुकेशन देख लो, एजुकेशन क्या है, कंकरेंट लिस्ट में है, तो यदि वहाँ से बनाए तो आपको मानना होगा। फॉरेस्ट क्या है, आपको मानना होगा वहाँ पे। समझे बात को? जैसे इन्वायरमेंट है, परफेक्ट। देखो, हेंस द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ पॉन्डिचेरी आर एक्चुअली ब्रॉडर देन दैट ऑफ दिल्ली। इसलिए बोला जा रहा है कि एक्चुअली दिल्ली में है, दिल्ली में भी सीएम है, वहाँ पे भी सीएम है, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मगर दिल्ली में रिस्ट्रिक्शन है लेजिस्लेटिव पावर। क्यों बोले ना, 3 लॉ पे नहीं बना, 3 जगह क्षेत्र पे आप नहीं बना सकते हैं, मगर वहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी स्टेट लिस्ट है कुछ भी बना सकते हैं आप। यानी कि देखा जाए तो पुडुचेरी दिल्ली से आगे है इस चीज़ में। मगर देखो नहीं, अरे तुम क्या बात समझ, हाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अरे देखो क्यों नहीं देता है दिल्ली को ये 3 जगह, क्यों? क्योंकि दिल्ली गढ़ है, पावर है सीट का, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है दिल्ली, ठीक है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट का उतना पावर दे देंगे तो फिर कैसे सेंट्रल करेगा। और इतना ही नहीं, जितने भी तुम एम्बेसी देखोगे, दूतावास सब दिल्ली में है। अब दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है, पुलिस आ जाता है, तो कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा उतना बढ़िया से? सेंटर ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा उसका, क्योंकि सेंटर का पूरा होल्ड है, इंटेलिजेंस है उसके पास, समझ रहे हो ना? हाँ, तो पूरा उसके अंदर आता है। यही कारण है कि दिल्ली अभी तक स्ट्रगल कर रहा है फुल स्टेटहुड के लिए। ठीक है सर, और स्ट्रगल करने का मतलब है कि पॉलिटिकल मुद्दा बोल रहा हूँ, क्या बोला ये, इसलिए डस्ट सेटल नहीं हुआ। हाँ, यही 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो मुद्दा क्या था कि दिल्ली को पूरा स्टेटहुड बना देंगे, हमको वोट दीजिए। मगर लोग को पता है ये तो बेवकूफ़ बना रहा है। 7 सीट में 1 सीट भी नहीं मिला आम आदमी पार्टी को। अब फिर लोग जब तुम्हारा उसका चुनाव हुआ विधानसभा को, खा गया, सब उड़ा दिया, सब मिला इसको आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आदमी बहुत चालाक है, लोग पागल नहीं है, लोग चाहते हैं कि सेंटर में पावरफुल रहे, स्टेट में भी पावरफुल रहे। और वही आदमी, और क्लासिकल एग्जाम्पल तुम्हारा, तुम लोग समझो, क्लासिकल एग्जाम्पल तो तुम्हारा उड़ीसा का है, जहाँ पे एक ही दिन दोनों का चुनाव हुआ, लोकसभा भी चुनाव हुआ, विधानसभा भी हुआ। लोकसभा में मोदी जी को चुन लिया, विधानसभा में वहाँ का पार्टनर उसको चुन लिया, वहाँ का गवर्नमेंट को चुन लिया। सही बात है, समझ रहे हो ना? इसका मतलब आदमी कितना ऊपर उठ चुका है। सर इलेक्शन कब का उड़ीसा वाला? 2019 का। हाँ, वहाँ का पटनायक है ना जी, नवीन पटनायक, सुने होगे नाम तुम लोग, वहाँ का सीएम, तो उसको जिता दिया। अच्छी बात, ठीक है ना। बीजेडी क्या बोलते, हाँ, जनता पार्टी से हो भी, और इधर बीजेपी, कुछ पता नहीं। तो आदमी देखो, आदमी एक ही बूथ में दे रहा है, 2 यहाँ बैलेट पेपर है, 2 वहाँ पे है, यहाँ पे दबा दिए बीजेपी को, यहाँ पे दबा दिए दूसरे को। हालांकि बीजेपी वाला भी लड़ रहा था स्टेट के लिए, और ये वाला भी सेंटर के लिए लड़ेगा, मगर लोग का होशियारी देखो तुम, दोनों में अलग कर दिया। तो इसलिए लोग को इतना बेवकूफ़ समझने की ज़रूरत नहीं है, तो ये समझना होगा तुमको यहाँ पे। अब देखो कि क्या डिफरेंस है दिल्ली और पुडुचेरी को बॉर्डर लेवल पे देखो, तो हम बता चुके हैं तुम लोग को। तो क्या है, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, ये कौन सा आर्टिकल के तहत आता है? इसके अंदर आर्टिकल 239 AA अभी जस्ट बताए थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इम्पोजेस, ये रिस्ट्रिक्शन देता है ना सरकार को कि आप फलना चीज़ भी आप बना सकते हो, जस्ट अभी बोले थे। इसके हिसाब से क्या कि इलेक्टेड लेजिस्लेटिव जो है वो लॉज नहीं बना पाएगा, किस पे? पब्लिक ऑर्डर पे नहीं बना पाएगा, पुलिस पे नहीं बना पाएगा, ना ही लैंड पे बना पाएगा, ठीक है। जो NCT है, लेजिस्लेचर है, ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन क्रिएटेड, जो लेजिस्लेचर वहाँ पे क्रिएट हुआ है, यानी कि वहाँ का छोटा पार्लियामेंट जो क्रिएट हुआ है, वो कैसे क्रिएट हुआ है? यही संविधान का हक से, आर्टिकल 239 AA के हक से। और वहीं पुडुचेरी का बात करें तो पुडुचेरी तुम्हारा आर्टिकल 239 A के तहत आ जाएगा। बात समझे? जो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किए थे तो वहाँ पे ला दिए उसको। देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन इन द केस ऑफ पुडुचेरी में, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, आप किसी भी बना सकते हैं। तो इसलिए इसका वाइडर है, इसका काम करने का तरीका ज़्यादा वाइडर है एज कम्पेयर टू योर, बिल्कुल एक स्टेट की तरह काम करता है। तो पुडुचेरी लेजिस्लेचर इज द क्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ बेस्ड ऑन द इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ, ये क्या बोल रहा है कि पुडुचेरी लेजिस्लेचर जो बना था वो तुम्हारा पार्लियामेंट्री लॉ से बना। ऊपर अभी देखो, ऊपर पार्लियामेंट्री लॉ बताए थे 1963 का, हाँ, तो उससे बना है, ठीक है। बेस्ड ऑन इनेबलिंग प्रोविजन इन आर्टिकल 239 द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान में वो संशोधन कर दिया गया उसको। द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटोरीज एक्ट यूज फॉर द गवर्नेंस ऑफ पुडुचेरी वॉज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल, वही है, ये आपको राइट्स देते हैं किस तरह लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे काम कर सकता है। आप समझे, बात समझ में आ गया संविधान का भाषा। अब देखो ये नया चीज़ देखो, तुमको एक मैप जानबूझ के भेज दिया गया कि अब जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख देखो कैसे यूनियन टेरिटोरी टूटा है, समझ गए कैसे टूटा है? तो यहाँ पे भी आकलन कर सकते हो। तो इसलिए पहले हम लोग बोलते थे गैलवन वैली जम्मू एंड कश्मीर में आता है, अब वो कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में नहीं आता, वो लद्दाख रीजन में आता है। इसलिए बार बार गैलवन वैली में लद्दाख लिखा गया था। यदि लद्दाख नहीं टूटता तो जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्ट लिखा जाता।
लिपू लेक सब लिखा जाता है, उधर लिखा जाता है। समझे ना बात को, देख लो लद्दाख, समझ गए लद्दाख कैसे फिगर है। अब देखो, अब बिल्कुल, अब तो इस हिसाब से जम्मू तुमको बोले थे ना उस दिन भी कि जम्मू एंड कश्मीर में बात किया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएंगे, मतलब लद्दाख नहीं, लद्दाख रहेगा सेम चंडीगढ़ की तरह रहेगा वो। हाँ, वो यूनियन टेरिटरी रखना चाहता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना चाहेगा, देखो एक्सटेंड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू प्रपोज जम्मू एंड कश्मीर असेंबली। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें भी कुछ चीज़ कर दिया जाएगा, इसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स वो कर दे, रोक लगा दिया जाएगा। तो क्या है देखो, सेक्शन 13 ऑफ द बिल स्टेट दैट प्रोविजन कंटेन इन आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल ऑल्सो अप्लाई। तो बोला ना 239A केवल पदीचेरी के लिए हो रहा था, अब यही आर्टिकल क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी होगा। कहने का मतलब ये है, द यूटी असेंबली हैज़ द पावर टू इनैक्ट लॉज ऑन मैटर्स अंडर द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जाहिर सी बात, यूनियन टेरिटरी के पास पूरा अधिकार है, वो अपना एक्ट लॉ बना सकती है, चाहे वो स्टेट सब्जेक्ट में हो उसका या फिर कंकरेंट लिस्ट में हो, जैसे कि पदीचेरी कर रहा है। सेक्शन 32 जो है वो क्या कहता है, असेंबली कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट, फिर देखो यहाँ पे भी वही खेल दिए दिल्ली की तरह, पब्लिक ऑर्डर ऑफ पुलिस पे नहीं बना सकते हो आप, लैंड पे बना सकते हाँ लैंड, देखो लैंड के बारे में नहीं बोला गया, यानी कि लैंड बना सकते हो आप, ठीक है। देयरफॉर ऑल लॉज ऑन दिस टू सब्जेक्ट विल बी डायरेक्टली अंडर द सेंटर। हो गया, सेंटर के अंदर आ गया, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आ गया, तो सेंटर के अंदर आ गया वो चीज़। जम्मू एंड कश्मीर कैन लेजिस्लेट ऑन लैंड मैटर्स विच दिल्ली कैन नॉट। देखो तो कितना वेरिएशन आ गया, लैंड पे आप बना सकते हो मगर दिल्ली में नहीं है। यानी कि यदि वहाँ पे भी आ जाएगा तो दिल्ली इतना पावरफुल होने के बाद भी पावरफुल नहीं है। यदि 3 की बात करें तो 3 पैरामीटर पे बात करें तो वो सही है, सही जस्टिफिकेशन है उसका, ऐसे फालतू का नहीं होता संविधान में, उसका कुछ स्ट्रैटेजिक रीजन होते हैं। बिल्कुल एम्बेसी ही कारण है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन में। फॉर द प्रपोज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इट इज़ अ वेरी क्लियरली स्टेट दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल एक्सरसाइज द फंक्शन इन मैटर्स टू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एंटी करप्शन ब्यूरो। मगर जो इतने बड़े हैं ऑल इंडिया सर्विसेज एंटी करप्शन ब्यूरो, ये सब चीज़ को लेफ्टिनेंट गवर्नर ही देखा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगा इस चीज़ को। क्यों, पब्लिक ऑर्डर है ये, तो ये देखेगा। हैंस ऑल द अपॉइंटमेंट्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स रिलेटेड टू एंटी करप्शन ब्यूरो विल बी डायरेक्टली अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जितने भी एक्टिविटीज़ इसके अंदर आ जाएंगे, पब्लिक ऑर्डर, डिफेंस, इंटेलिजेंस, सब लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री, सेंटर के अंदर होम मिनिस्ट्री पे घुस गया वो। देखो प्रोविजो का मतलब क्या होता है बाबू, प्रोविजो का मतलब होता है क्वालिफिकेशन या कंडीशन जो स्टेटमेंट के साथ आपका अटैच है। प्रोविजो शब्द आएगा तुम्हारा आगे। प्रोविजो का मतलब क्या है, वही आर्टिकल 239A क्लॉज बी का प्रोविजो को यूज़ करके क्या कर दिया, प्रेसिडेंट को सौंप दिया था लिस्ट, ओपिनियन ऑफ डिफरेंस की वजह से। तो प्रोविजो शब्द का मतलब क्या होता है, संवैधानिक भाषा में प्रोविजो का मतलब ये होता है कि कोई भी आपका क्वालिफिकेशन या कोई कंडीशन जो कि स्टेटमेंट के साथ अटैच हो, यानी कि वैलिड हो। तो देखो क्या प्रोविजो कहता है आपका, तो वही सेम चीज़ है कि ये कहता है कि यदि कोई डिफरेंस हो जाए, ओपिनियन लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिनिस्टर्स का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम का मतभेद हो गया, तो आपको अंडर आर्टिकल 239A क्लॉज 4 के अंतर्गत क्या कर सकता है, ये प्रेसिडेंट को दे सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सौंप सकता है और उसका प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा क्या होना चाहिए। ठीक है, जब तुम लोगों को पढ़ाएंगे पॉलिटी में संविधान का बताएंगे तो उसमें बताएंगे सस्पेंसिव वीटो होता है, ये सभी वीटो के बारे में बताएंगे। इस चीज़ को क्या कर सकता है, होल्ड भी कर सकता है वो प्रेसिडेंट, बहुत लंबा समय तक होल्ड कर सकता है, पॉकेट वीटो कर सकता है, सस्पेंसिव वीटो कर सकता है। तो बहुत सारे वीटोस होते हैं, इस वीटो के बारे में हम लोग चर्चा वहाँ पे करेंगे। तो व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐसा यूज़ किया है, स्टेट गवर्नमेंट का बात, ठीक है ना। तो देखो आप देखो कैसे देता है सुप्रीम कोर्ट, ये तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एनी मैटर, जो एनी मैटर बोल रहे हैं ना, जो संविधान में आर्टिकल 239A4 में लिखा गया कि कोई भी मैटर, एनी मैटर पे यदि मतभेद हो जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट को सौंप दे, इसका मतलब ये नहीं कि एनी मैटर मतलब एवरी मैटर, कोई मैटर होता है, कोई मैटर, हर मैटर तो नहीं हो सकता है। आप तो छोटे छोटे मैटर को भी प्रेसिडेंट में फेंक रहे हैं और कोई काम धंधा नहीं बचा है क्या प्रेसिडेंट को, लताड़ लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखो वही कैटेगोरिकली बोला गया है कि एनी मैटर एम्प्लॉयड इन द प्रोविजो टू आर्टिकल 239A4 कैन नॉट बी इन्फर्ड टू मेन एवरी मैटर। इसका मतलब ये नहीं कि एनी मैटर को आप एवरी मैटर से इक्वेट करिए, समझे बात को। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, देखो सुप्रीम कोर्ट कितना अच्छा वर्ड लेकर आता है। सोचो किसी इंग्लिश सीखना है तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से सीखो बाबू,
एनी और एवरी में कितना अच्छा अंतर दे रहा है। द पावर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडर द सेट प्रोविजो रिप्रेजेंट द एक्सेप्शन, जो आपको दिया जा रहा है क्लॉज आर्टिकल 239A(4), वो एक्सेप्शनल केस है आपके लिए। बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, तब प्रेसिडेंट को दीजिएगा। छुटमुटिया ट्राइबल डिफरेंस पे, इतना छोटा डिफरेंस पे आप दे रहे, कर क्या रहे आप? ये एक्सेप्शनल केस है, नॉट द जनरल रूल। इट हैज टू बी एक्सरसाइज्ड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपको एक्सेप्शनल इमरजेंसी केस में इसका यूज करना चाहिए। आप तो झूठों का केस में कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? नहीं चलेगा सर। रॉयट जो हुआ था तो उसमें ट्रम्प आया हुआ था ना सर, देखो याद कीजिए सर। हाँ तो उस समय तो सर ठीक है, उस पर नहीं, अभी राजनीतिक मुद्दा पे नहीं जाते। देखो ये खत्म हो गया, एक्चुअली आई खत्म हो गया, मगर मैंने क्या किया, 2018 का एक वर्डिक्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया। ये जानना होगा तुम लोग को। 2018 में एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इससे रिलेटेड, और उस समय भी यही मांग, उस समय परेशान हो गया था दिल्ली के गवर्नमेंट, समझे ना? दिल्ली गवर्नमेंट, यही कारण है, बार बार यही हो रहा है, प्रेसिडेंट पे सौंप रहा है, दिमाग खराब हो गया इसका। तो सुप्रीम कोर्ट आया, एकदम हीरो की तरह आया और सुना दिया फैसला। तो क्या सुना है, इसलिए बेंचमार्क डिसीजन है ये तुम्हारा, मतलब एकदम रिमार्केबल डिसीजन है तुम्हारा ये 2018 का। तो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बना था जुलाई 2018 में, उसने क्या वर्डिक्ट दिया है, ये बोला है कि 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इनोनमसली हेल्ड दैट LG of Delhi is bound to be the, देखो, by the aid and advice of the popularly elected government। देखो कितना बड़ा बात किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसे काम नहीं कर सकता है, उसको एडवाइस लेना ही होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, एडवाइस CM से। अपना मनमानी नहीं कर सकता है, क्यों? चुन के गया है, जीत के गया है, प्रजातंत्र है वो, और आप तो चुन के आए हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा। इतना काहे आप उड़ रहे हैं? आप तो डिफेक्टो अथॉरिटी है, नॉमिनल अथॉरिटी है, रियल अथॉरिटी तो वो है, समझे ना? रियल अथॉरिटी, देखो बोल दिया ना, रियल अथॉरिटी टू टेक डिसीजन लाइज विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो चुन के गया उसके पास अधिकार है जी। दिस द मीनिंग ऑफ एड एंड एडवाइस, यही तो मीनिंग है। एड एंड एडवाइस मतलब क्या है कि आपको उसका वो सुनना है, उसके हिसाब से आपको चलना होगा, आपके हिसाब से वो नहीं चलेगा। बात समझिए। और बार बार आप मिस्टेक कर रहे हैं, वही बोल रहा है कि देखो ट्यूटिलर हेड यानी कि LG जो हेड है, यानी कि नॉमिनल हेड, इसका मतलब है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है नॉमिनल हेड, हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय CM। तो आपको उसके हिसाब से चलना है जी, अपने हिसाब से नहीं। सर ये तो सेफ साइड खेल लेता है ना, 239 वही वाला सेफ साइड खेल लेता है, ये है। जबकि ये इसमें कैटेगोरिकली 2018 में बोल दिया गया था, फिर भी इस बार नाजायज यूज कर दिया ना इसने। ये होता है, हर समय होता है। देखो अरे हर समय होता है। अब फिर सुप्रीम कोर्ट लगातार मारेगा ना, तो वही याद दिलवा रहा है तुम्हारा, हम याद दिला रहे हैं तुमको। देखो, देयर इज अ नो रूम फॉर एनार्की और एब्सोल्यूटिज्म इन अ डेमोक्रेसी एंड बोथ हैव टू वर्क हार्मोनियसली विद ईच अदर। क्या बोला? कोई एनार्की का कहीं स्थान नहीं है, कोई एब्सोल्यूटिज्म का हथियार नहीं है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं है, दिल्ली वो वाला, चाइना वाला, कि जहाँ मनमानी कुछ भी LG करे। ठीक है, दोनों को साथ में चलना बहुत जरूरी है। हार्मोनियसली मतलब पीसफुली दोनों को चलना जरूरी है स्टेट का। हाँ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी। एक्सेप्ट फॉर द इश्यूज ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। लीजिए ना, लेना है तो आपको ये 3 चीज़ में लीजिए ना, कहाँ मना कर रहे हैं हम? मगर आप उस चीज़ में भी ले रहे हैं जहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट का अधिकार है, उस चीज़ में भी करता। हाँ, तो ये यही तो गधा। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर किसके हाथ में था? उसके हाथ में था। मैं इसका भी नजायज यूज़ किया कि नहीं किया? ठीक। तो बोला क्या? Except for the issues of public order, police and land, the Lieutenant Governor of Delhi is bound by the aid and advice। दूसरी चीज़ में आपको मानना ही होगा जी। आपको अच्छा लगता है नहीं अच्छा, आई डोंट केयर, आपको मानना ही होगा। वो है क्यों? क्योंकि उसको पब्लिक मैंडेट मिला है। बोले ना, लोग से जीत के गया है ना। मैंडेट मतलब क्या? वो जीत के गया, तो पावरफुल तो वो हुआ, आप तो कुछ नहीं, आप झुटपुटिया है उसके सामने। ट्राइवियल डिफरेंस यानी कि छोटे छोटे डिफरेंस हो जाता है LG और NCT, तुरंत भेज देते हैं आप प्रेसिडेंट को डिसीजन लेने के लिए। कोई बात हुआ जी? है ना? द इश्यूज रिफर्ड शुड बी अ सब्सटेंटिव और नेशनल। ऐसा इशू को भेजिए जो एकदम इंपॉर्टेंट हो, नेशनल इंपॉर्टेंस हो, उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो। ठीक है ना? इन दिस कॉन्टेक्स्ट चीफ जस्टिस, आप देखो यही जो बोले ना, चीफ जस्टिस उस समय का 2018 का है जी, 2018 का बता रहे, उस समय बोले थे। तो एनी मैटर प्रोविजो जो है, इसका मतलब क्या है कि एनी मैटर मतलब ये नहीं कि एवरी मैटर, वही जो बोल दिए तो तुमको पहले ही। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वुड बी रिड्यूस्ड टू साइपर इफ एनी मैटर वाज। तो क्या बोल रहा है कि जो चुन के गया है, इतना पब्लिक मैंडेट मिला है, ठीक है, वो तो कठपुतली बन जाएगा यदि आप हर एक एनी मैटर को एवरी मैटर बना देते हैं। तो
वो तो तड़पते रह जाएगा, आप तो नॉर्मल अपने क्षेत्र में भी काम नहीं कर पाएगा। कर क्या रहे आप? वही बोला, यूनियन टेरिटरी बना दिए दिल्ली। क्या सर बोल रहे हैं हम? हाँ बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो तुम। तो फाइनल शब्द क्या कहना चाहते हो इस पर? फाइनल शब्द यही है कि द स्ट्रक्चर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द स्कीम एडोप्टेड फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि एनसीटी, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल सिग्निफिकेंस, है ना, बताए थे, स्ट्रेटेजिक रीजन, एंड बोथ आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन इन हार्मोनी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स, है ना, ये बोले थे ना। कहने का मतलब क्या कि जो स्ट्रक्चर लेफ्टिनेंट गवर्नर का दिया गया और उसमें 3 सब्जेक्ट्स पे हम काम करने नहीं देते हैं, उसका स्ट्रेटेजिक रीजन है, वही एम्बेसी वगैरह जो बताए थे, समझे ना, इसलिए अपनाया गया है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड नॉट इमर्ज एज ए एडवाइजरी हैविंग अ हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड द, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो हर समय रूठा हुआ है, खफा है वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। ये तो सही नहीं है, वो तो एक्चुअली फैसिलिटेटर का काम करना चाहिए, उसके काम को और बढ़ाने वाला होना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा काम हो, ज़्यादा विकास हो। आप तो अड़ंगा लगा रहे हो उसके डिसीजन में, बैड है प्रजातंत्र के लिए। ये एसेंस है एडिटोरियल। क्या हुआ? अच्छा था, यूनियन टेरिटरी के बारे में पता अच्छा लगा क्या? Anyway. है, ठीक है, चीज़ों को जानना है इसी तरह। देखो अब हम लोग दूसरा करेंगे, राइट टू नो, है ना, जानना। क्या बोले? फैसेट ऑफ फंडामेंटल राइट, जानना भी। फंडामेंटल राइट के अंदर दे दीजिए, है ना, दे दीजिए। राइट टू प्राइवेसी दे दिए ना, होमोसेक्सुअलिटी को आप क्रिमिनलाइज कर दिए, डिक्रिमिनलाइज कर दिए ना, सेक्शन 377 को उड़ा दिए ना, इसको भी कर दीजिए, करना होगा। अब हम तो उसी दिन भी एक दिन बोलते बोलते फंडामेंटल राइट भी बोल दिए थे, और हम बोले थे फ्यूचर में हो भी जाएगा, ऐसे स्टेटमेंट दिए थे एक बार। हाँ तो हम दिए थे, तो यही सब चीज़ को देख के दिए है ना, क्योंकि डिबेट उठ ही रहा है पूरा भारत में कई वर्षों से। देखो 19 अगस्त को आया था हिंदू में, देखो फटाफट खोल के देखो जी, ये कहाँ पे फॉल होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डेवलूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंशियल अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयरिन। सेम है, वही है दोनों का। तो क्यों हमको पढ़ना पड़ा बार, सेकंड बार? सेम है तो क्यों पढ़ना पड़ा? क्यों पढ़ना पड़ा? इसलिए पढ़ना पड़ा याद हो जाए तुम लोग को भी, है ना, वैसा नहीं पढ़ना पड़ा जैसे तुम पढ़ रहे हो। एनीवे, अब यहाँ बात समझो, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा ऑफिशियल एक्ट भी आ जाएंगे, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स भी आ जाएंगे। देखो देखो ये समझना होगा, तुम थोड़ा पेचीदा है। देखो राइट टू नो ओवर राइट्स ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, देखो बाबू ये समझना होगा। देखो हम लोग कल शायद, हाँ कल के क्लास में हम लोग बात किए थे ना, या फिर उससे पहले भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि सरकार क्या करती है कि स्ट्रेटेजिक मतलब बता के, जैसे कि हाँ याद करो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में कैटेगरी ए कैटेगरी बी था, तो उसमें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझा के वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाल रहा था चीज़, याद आया तुमको? तो ये सीक्रेट, ये जो शब्द है ना, ये बहुत खतरनाक शब्द है। इस सीक्रेसी की वजह से क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ पब्लिक डोमेन में डालता ही नहीं है, और लोगों को पता नहीं चलता है। लोगों को पता नहीं चलेगा तो एक जो हमारा स्टेटमेंट है राइट टू नो, राइट टू नो, राइट टू नो, कैसे सफल होगा? तो कहने का मतलब क्या है कि राइट टू नो ओवर राइट्स ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के आप आड़ में आप उसके वो करके मिसयूज करके आप पब्लिक डोमेन में जो नहीं डालते हैं और जो आदमी नहीं जान पाते, गलत है। समझ गए ना बात? एसेंस यही है, इसी के ऊपर पूरा एडिटोरियल बेस्ड है। तो इसके लिए तुमको, इसके लिए सबसे पहले तुमको अपने आप क्या जाएगा एडिटोरियल, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू हैव इन्फॉर्मेशन, RTI 2005 का, मनमोहन जी का। क्यों राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया तो कहीं ना कहीं खींच लेगा, राइट टू नो वाला बात आ जाएगा। तो समझो कैसे रिलेटेड है, देखो कितना बढ़िया चीज़ है इसमें। देखो कि राइट टू नो प्रोवाइडेड अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, जो राइट इन्फॉर्मेशन क्या है, राइट टू नो है, 2005 का जो है एक्ट बना है, लॉ जो बना है, एक्ट मतलब लॉ होता है, ठीक है ना। वो जो लॉ बना है राइट टू हैव इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, राइट टू नो, इन्फॉर्मेशन मिलना मतलब क्या हुआ, नो, जान लिया आप चीज़ों को। तो ये क्या बोला जा रहा है कि राइट टू नो है, ये कहाँ पे है प्रोविजन, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में है, और ये जो कहाँ पर पार्लियामेंट से पास हुआ था, इसलिए उसको क्या बोला जा रहा है कि ये स्टेचुरी राइट है। इतना ही नहीं, केवल स्टेचुरी राइट केवल नहीं है, एक्चुअल में ये फंडामेंटल राइट भी है, ये बोलना चाह रहा है। राइट टू नो तो है ही स्टेचुरी राइट, ये एक्चुअली फंडामेंटल राइट भी है।
अब मगर फंडामेंटल राइट जल्दी नहीं देने वाला है ना। फंडामेंटल राइट दे देगा तो पूरा तहलका मच जाएगा बाबू। तुम पीएम के ऊपर इंक्रोच कर सकते हो, बोलो कि मेरा राइट टू नो है, तुम जाके तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। मैं वो फेसेट ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं है, जबकि स्टैट्यूटरी राइट है। पार्लियामेंट पास कर दे तो स्टैट्यूटरी राइट है। अब देखो यहाँ समझो, ये मैं भूग रहा हूँ, क्या भूग रहा हूँ, तो इसको तुमको फिर आर्टिकल 21 के तहत जाओ। तुम लोग याद करो कि राइट टू एजुकेशन भी बनाए थे, है ना। तो क्या हुआ कि राइट टू, अब संविधान में फंडामेंटल राइट्स में हम आर्टिकल 21 के तहत जाके हम दे दिए राइट टू एजुकेशन। उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमारा रेटिफिकेशन टाइप का बात होना चाहिए, पार्लियामेंट में पास होना चाहिए विधायक। अब ये पार्लियामेंट में मेरा लॉ पास हो गया, क्या पास हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसका ठीक उल्टा फंडामेंटल राइट भी हो जाना चाहिए था। वो समझ में आ रहा है कुछ की कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। अच्छा तुमको देखो, राइट टू एजुकेशन है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21 ए क्लॉज ए कर, ठीक है ना। पहले नहीं था, पहले वो डीपीएसपी में था, ठीक है। डायरेक्ट पॉलिसी क्या है, डीपीएसपी का क्या है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। डीपीएसपी क्या है समझ में नहीं आएगा तुमको, अभी आना भी नहीं चाहिए तुमको, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट समझ में आता है ना जी, कि कहीं पे कुछ दिक्कत हुआ तो रगड़ते हुए जाओ सुप्रीम कोर्ट, कि बोलोगे हनन हो गया है, ठीक है, तो बोलेगा बाबू आओ हम तुमको हनन करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तब तुमको दे दिया जाएगा। सुनो बात को समझो, इस चीज़ को समझना है। तो देखो या तो आइदर हुए या फिर दूसरा हुए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब राइट टू एजुकेशन हम दे दिए फंडामेंटल राइट, तो केवल फंडामेंटल राइट देने से नहीं होता है जी, उसके लिए कोई लॉ बनाना पड़ता है। देख रहे हो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो दे दिए, मैं उसके लिए 71 का लॉ बना के लाए। प्रोसीजर क्या होना चाहिए याद करो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रशांत भूषण को जो लग गया था, समझ गए। तो खाली आपको राइट देने से नहीं होता, आपको एक्ट देना होता है जहाँ से पावर डिराइव करके उसका पनिशमेंट मिले या जो भी प्रोविजन है उसका वहाँ पे रूल बनाया जाए, सिंपल प्रोसीजर। तो फंडामेंटल राइट दे दिए, राइट टू एजुकेशन दे दिए, उसके लिए हम क्या कर दिए, पार्लियामेंट में एक्ट ले आए। जब पार्लियामेंट में एक्ट ले आए तो फिर 14 साल के बच्चे तक तो हमको फ्री एजुकेशन पहुंचाना ही, एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी हो गया। बात समझे। तो ये बात कैसे हुआ कि फंडामेंटल राइट दे दिए तब पार्लियामेंट में पहुंचा। अब यहाँ पे बात अलग है, यहाँ पहले पार्लियामेंट में पहुंचा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो क्या अब फंडामेंटल राइट नहीं बन सकता है? मेरा क्वेश्चन ये है। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एक्ट तो बन ही गया ना, स्टैट्यूटरी एक्ट तो बन ही गया, फंडामेंटल राइट में डाल दीजिए, कुछ प्रोविजन के साथ डाल देगा। देखो तो क्या है, इट इज अ नॉट मेयर स्टेट बट इट इज अ ट्रीटेड एज अ फेसेट ऑफ द फंड। इसको ट्रीटेड है एक तरह से फंडामेंटल राइट है, जो कि आपको आर्टिकल 19 में मिलता है या फिर 21 मिलता है। 19 क्या है जी, राइट टू स्पीच, राइट टू हैव फ्री स्पीच, एक्सप्रेशन, कुछ भी बोल सकते हो। और 21 क्या है, राइट टू हैव लाइफ, लिबर्टी, प्राइवेसी, सब कुछ। तो उसके तहत आपका आ जाएगा ये फेसेट, आ जाएगा बोल रहा है, हमारा दिया नहीं है, इट शुड बी ट्रीटेड बोल रहा है, ठीक है। आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ द आरटीआई एक्ट, जैसे ही आरटीआई एक्ट बना हमारे कंट्री क्या हो गया, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो गया। पहले रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी था, आप पार्टिसिपेट क्यों, पहले हम चुन के भेज देते थे, जाओ बुआ रूल करो, ठीक है ना। आज जितना हमको मूर्ख बनाना है बना दो। अब क्या बोले, नहीं तुम मूर्ख नहीं बना सकता, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे तुम्हारे साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन, लाओ लाओ क्या कर रहा है काम, देखे तो पार्टिसिपेटरी हुआ कि नहीं हुआ। पहले रिप्रेजेंटेटिव था, वो पार्टिसिपेटरी बन गया। नहीं समझना है मतलब, ठीक है। पहले क्या था, रिप्रेजेंटेटिव था और पार्टिसिपेट, क्यों, लोग भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन जान के, तो यही तो हुआ। सेक्शन 8 आरटीआई का बोल रहा है, ये सेक्शन 8 क्या बोलता है, एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्को। देखो यहीं पे बात हो जाता है, यहीं पे बात हो जाता है ऑफिशियल एक्ट का। मगर ये एक प्रोविजन है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, तो क्या है ये समझो, इस एक्ट का नाजायज यूज किया जाता है और लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है और बोला जाता है कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। मगर फंडामेंटल राइट बन जाएगा तो कहा है का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। कुछ कुछ लिमिटेशन होगा, ऑलवेज एक्सेप्शनल केस है कि पब्लिक ऑर्डर आप खराब नहीं कर सकते हैं कोई चीज़ जान के, है ना। जैसे मान लो कि सुभाष चंद्र बोस का यदि हत्या हुआ है तो उस चीज़ का आप नेगेटिव यूज़ करके पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं कर सकते हो, होता है कि नहीं होता है यहाँ पे,
बड़े बड़े लीडर का गलत यूज़ करके बहुत बड़ा दंगा फसाद भी हो सकता है कंट्री में। बिल्कुल, तो आप बात समझो इस चीज़ को। सेक्शन 8 प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर द RTI एक्ट एंड सब सेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट not withstanding anything in the official act nor any exception permissible in accordance with section 1, a public authority may allow access to information if public interest is disclosure outweighs the harm to the protected interest। बोला कि ऑफिशियल एक्ट के तहत क्या है कि बहुत सारा चीज़ आपको नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है पब्लिक मॉरलिटी को या फिर उसको रखने के लिए, सेव करने के लिए, इंटरेस्ट सेव करने के लिए। यानी कि ऑफिशियल एक्ट का आप इस तरह गलत भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है 2 मेंबर्स। अब देखो हुआ क्या, ये क्यों मामला इतना आया, क्यों क्या हुआ था कि ये मामला उठ गया बाबू? इसलिए मामला उठा है क्योंकि आसाम जो अकॉर्ड हो रहा था ना, NRC चिल्ला रहे थे, NRC CA अलग है, NRC अलग है, वो वहाँ का, ठीक है, जानते हो ना, NRC वहाँ का है ना, आसाम का, कि कौन है बांग्लादेशी घुसपैठ है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, जो खेला है बीजेपी पार्टी लोग खेला है ना देश को गुमराह करने के लिए, है ना, जो मरा हुआ डोरमेंट स्टेज में था उसको जानबूझ के मुद्दा पकड़ा और जानबूझ के राष्ट्रवाद, फालतू का राष्ट्रवाद करके जबरदस्ती में डाल रहा है। समझ रहे हो ना? तो अब बात समझना होगा तुमको फिर से यहाँ पे कि ये मुद्दा क्यों उठा। क्यों? क्योंकि जो 2 मेंबर्स थे ना, उसने क्या किया, रिपोर्ट रिलीज कर दिया आसाम अकॉर्ड का, 2 मेंबर्स ने। तो मगर ये कोई भी 2 मेंबर जो तैयारी कर रहे थे NRC का, आसाम अकॉर्ड, इसको आसाम अकॉर्ड भी कहते हैं, जहाँ पे रिलीज किया, तो ये तो ऑफिशियली एक्ट के हिसाब से आएगा क्योंकि स्ट्रेटेजिक है, इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बड़ा बात हो सकता है। तो फिर यहाँ पे बात उठ रहा है, फिर कई लोग कह रहे कि अच्छी बात है ना, इसने कर दिया तो पब्लिक डोमेन में आ गया। कई पक्ष ये भी दे रहे कि अरे ये तो ऑफिशियल डेटा था, वो तो ऑफिशियल एक्ट का, सिक्रेसी एक्ट के अंदर आएगा 1993 वाला। तो समझ रहे हो दोनों पक्ष, इसलिए इतना तुमको पढ़ाया गया, इतना बताया गया। मुद्दा यहीं से स्टार्ट हुआ था, समझो। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी, देखो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, हैज सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लॉज 6 ऑफ द आसाम कोड इन फरवरी 2020 which has been continuous debates for the decades and government has not made the report public. However, 2 members released the report independently। देखो बोला ना, गवर्नमेंट ने जो आसाम कोड का जो स्पेशल तुम्हारा जो क्लॉज 6 है कि आसाम के लिए, देखो ये क्लॉज 6 क्या है, हम वो भी बता देते हैं तुमको क्या है इसका मतलब, कि ये जो क्लॉज 6 ऑफ आसाम कोड, इसमें बोला गया कि जो असमीज लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, उसको हम फ्रीडम देंगे, उसके लिए हम अलग प्रोविज़न देंगे, जो कि राजीव गांधी के टाइम में ही डील हुआ था। ये NRC का बीज तो राजीव गांधी गाड़ के गए थे, तुम लोगों को पता नहीं है। इसका आंदोलन 80 के दशक में ही हुआ था आसाम अकॉर्ड के लिए, ठीक है, याद नहीं तो कोई बात नहीं, अभी जान लो ना जी, क्या दिक्कत है। NRC का बीज तो 80 के दशक में ही हुआ था और मोदी जी इस चीज़ का अभी फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उसमें एक क्लॉज था, उसमें कौन सा क्लॉज था, 6 क्लॉज, याद नहीं करना है तुमको, और वो आसाम अकॉर्ड, आसाम का समझौता, अकॉर्ड मतलब होता समझौता, अग्रीमेंट। इसमें ये बोला गया था, अब देखो बाहर के लोग तो आके बस गए, वहाँ पे बांग्लादेश के लोग आके बस गए, है कि नहीं, और बहुत सारे लोग आके बस गए। मगर जो आसाम का जो कल्चर है, गुवाहाटी रीजन है, बहुत सारे रीजन है, अलग अलग रीजन है कि नहीं है, वहाँ पे इंडिजिनस लोग को तो प्रभावित होगा ही ना, उसका नौकरी खा जाएगा, उसका कल्चर खा जाएगा, बहुत सारा चीज़ खा जाएगा, डरेगा, तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए, वही क्लॉज 6 में प्रोटेक्शन है, समझे बात। तो फिर कभी चर्चा होगा इसके बारे में, तो डिटेल्स में बताएंगे, अभी थोड़ा हल्का समझ लो। देखो आप समझो इसमें क्या हुआ, तो ये क्या था, गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्ट आया था उसने पब्लिकली नहीं किया था गवर्नमेंट ने, मगर जो 2 मेंबर्स है अभी, वो 2 मेंबर ने पब्लिक कर दिया, तो गवर्नमेंट तो नाराज होगा इस पे, क्यों किया, बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखो वही बोल रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था कमेटी देखने के लिए कि रिकमेंडेशन दीजिए कैसे क्लॉज 6 ऑफ आसाम कोड को ठीक से किया जाए, विच हैज़ बीन कंटिन्यू। ये देखिए बहुत लंबा टिकेट, बोला ना डिकेट्स, बोले ना राजीव गांधी का 80 का दशक की, समझो, ठीक है, लंबा टाइम तक चला है और रिपोर्ट पब्लिक नहीं किया, मगर 2 मेंबर अभी पब्लिक कर दिया। तो देखो रिकमेंडेशन एंड इम्प्लीमेंट, क्या रिकमेंडेशन था उसमें, इसमें रिकमेंडेशन यही था कि रिकमेंडेशन यही था तो बाबू कि कट ऑफ डेट ऑफ जनवरी 1, 1951 फॉर ऑल सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ आसाम। बोला है कि देखो 2 बार इंडिपेंडेंस हुआ है कंट्री में, देखोगे एक बार क्या है आज़ादी के टाइम में 1947 और इधर 71 में, 71 बांग्लादेश, तो दोनों जगह से इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बार इंडिया पाकिस्तान बना तो उस समय भी मास मूवमेंट हुआ, एक बार फिर तुम्हारा बांग्लादेश बना उस समय भी मास मूवमेंट हुआ। तो वो मास मूवमेंट के हिसाब से जो लोग ठीक टाइम पे आसाम में रह रहे थे तो वहाँ के सिटीजन हो गए, और यदि पर्टिकुलर डे के बाद आए तो वो सिटीजन आसाम का नहीं माना जाएगा, है ना। तो देखो इसमें क्या दिया गया, वो क्या है
कि ये कट ऑफ डेट क्या कि जनवरी 1 और 1951 से पहले जो भी लोग आए हैं और रिसाइड किए हैं आसाम में तो नागरिक है वहाँ के, ठीक है। इफ़ द रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड दोज हु माइग्रेटेड बिटवीन, और जो 1951 से 97 तक आए हैं, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे, बट दे वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर सेफ गार्ड मीन फॉर आसामीज पीपल। मगर क्या है, दे वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर सेफ गार्ड्स मीन फॉर आसामीज पीपल। आसामीज पीपल सबसे प्रायोरिटी हो गए, क्यों? क्योंकि दूसरे जगह से आए हैं। मेन तो आसाम के पीपल है, अभी जस्ट बोले थे ना। अब देखो व्हाट इज द क्लॉज 6, तो क्लॉज 6 यहाँ पे लिखा भी गया है। तो क्लॉज 6 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड दिया जाएगा, अप्रोप्रिएट दिया जाएगा असमीज पीपल को, ताकि प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और प्रमोट हो सके क्या क्या चीज़, कल्चर, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और हेरिटेज ऑफ द असमीज पीपल। समझ गए बात को? यहाँ पे लिख दिया गया है, समझ गए बात को। फॉर रिकॉग्निशन एज ए सिटीजन द आसाम अकॉर्ड सेट्स एट, अब सिटीजन बनने के लिए, आसामी सिटीजन या इंडियन सिटीजन बनने के लिए क्या मानदंड है कि मार्च 24, 1971 से पहले आके बसे हैं तो कट ऑफ है आपका। यदि उसके बाद आए हैं तो आप इंडियन नहीं हैं, आप बांग्लादेशी है या फिर घुटपैसी है, ये बाहर से आए हैं। बाहर से क्या, म्यांमार से भी आ सकता है कोई। तो ये क्राइटेरिया क्यों रखा गया? क्योंकि बांग्लादेश बना था। अब बांग्लादेश बनने से पहले कोई आया है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? वो तो आ गया, बचने के लिए भी आ सकता है ना, क्योंकि बांग्लादेश था वो ईस्ट पाकिस्तान था, कई लोग मर भी रहे थे तो इंडिया में आकर शरण ले लिए। मगर जब बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने गया तो फिर काहे आ रहे हैं मेरे पास? समझ गए बात को ना। हाउएवर क्लॉज 6 was inserted in Assam Accord to safeguard the socio-political rights and the culture of the indigenous people of Assam। हालांकि हम आपको सिटीजनशिप भी दे रहे हैं यहाँ पे ये 1971 के रूल के हिसाब से, मगर इतना ही नहीं, क्लॉज 6 भी जोड़ रहे हैं उसमें आसाम अकॉर्ड में, ताकि इंडिजिनियस पीपल, वहाँ के आसामीज पीपल, उसको भी राइट देंगे। सिटीजन का भी दर्जा दे रहे हैं दूसरे आदमी को, अलग से क्या दे रहे हैं, दर्जा दे रहे हैं आसामीज पीपल को कि उसका राइट सब रखा जाएगा। अब मगर ये चीज़ मान लो कि दो इंडिपेंडेंट यदि खड़ा कर दे रहा है तो आसामीज पीपल का दिमाग वो होगा, देखना चाहेगा कि क्या बनाया हमारे रिकमेंडेशन क्या हुआ है, और यदि कोई गलत हुआ है या कुछ एक्सेसिव फायदा हुआ है और दूसरे आदमी को नहीं हुआ है तो इससे भी बहुत बड़ा बात हो जाएगा, बवंडर खड़ा हो जाएगा। एक को बेनिफिट किया दूसरे का नुकसान हो जाता है ना यहाँ पे, जैसे तुमको ज़्यादा माने इसको नहीं माने तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सब असम अकॉर्ड को लेके इतना कुछ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो, ये सभी चीज़ आए हैं इसके वजह से। मुद्दा ये था। सम ऑफ द रिकमेंडेशन बाय द कमिटी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द आसामी पीपल, और ये जो कमिटी जो गठन किया गया उस कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया कि क्या क्या चीज़ ऐसा किया जाए ताकि असमीज पीपल, वहाँ के पीपल को सेफगार्ड मिले। क्यों? क्योंकि वहाँ का लैंड तो उसका है ना, असमीज पीपल का। उस लैंड में तो बाहर से लोग आके माइग्रेट किए ना, वो भी वहाँ का सिटीजन बन गए। क्यों? क्योंकि 1971 से पहले आ गए थे वो लोग। समझ रहे हो बात को? तो देखो, अमॉन्ग वेरियस रिकमेंडेशन देयर आर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट में सीट्स होने चाहिए असमीज के लिए, असेंबली में होना चाहिए, वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में होना चाहिए, लोकल बॉडीज में होना चाहिए, पंचायती राज में होना चाहिए या फिर म्यूनिसिपैलिटी में होना चाहिए, जॉब में रिजर्वेशन होना चाहिए, लैंड राइट्स होने चाहिए, है कि नहीं है? ये सब रिकमेंडेशन किया जा रहा है बाबू, रिकमेंडेशन किया जा रहा है, जो कि अभी दिख गया तुमको जब पब्लिक डोमेन में आया तब। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन है? 80% to 100% रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट सीट्स ऑफ आसाम। बताओ, 80 से लेकर 100, यानी कि 80 से 100 दे दोगे तो फिर दूसरा आदमी कहाँ जाएगा फिर? ये तो बड़ा बात है, क्योंकि केवल असमीज ही नहीं है, और भी बोलने वाले लोग हैं वहाँ पे, बंगाली लोग काफ़ी ज़्यादा है, और भी लोग हैं। तो समझो बात को, ठीक है। आप पार्लियामेंट्री सीट सब क्यों पार्लियामेंट में जाएगा कि नहीं जाएगा जी? आपका लोकसभा में तो पहुँचता है ना आसाम का जी। असेंबली सीट्स और लोकल बॉडीज़ में आप इतना तो इतना दे रहे हैं, यानी कि ज़्यादा आसमीज ही कर रहे हैं। तो ज़्यादा आसमीज करें तो वो भी दिक्कत है। आपको दूसरे आदमी का भी पक्ष देखना चाहिए। खाली बोल दिए महाराष्ट्र में खाली मराठी ही करेगा तो फिर क्या, दूसरा वर्ग भी तो है वहाँ पे। ये तो फिर वो वाला बात हो गया, रीजनलिज्म वाला बात हो गया बाबू, जो बोलते थे तुम लोग को। इंडियन सोसाइटी की तरफ खींच लेगा तुमको ये चीज़। देखो, लैंड राइट्स विथ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज एंड ट्रांसफरिंग लैंड बाय मीन्स ऑफ टू पर्सन अदर देन असमीज पीपल। असमीज पीपल को आराम से लैंड दे सकते हैं, मगर दूसरे को नहीं दे सकते हैं। फिर जटिलता ला दिया बचाने के लिए, क्योंकि क्लॉज 6 आसाम कोड में था, इसलिए 82% 100 जॉब दे देंगे आसाम को स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर, या गवर्नमेंट ऑफ आसाम जो भी है, समझे। 70 से लेकर 100% वैकेंसी देंगे उसको प्राइवेट पार्टनरशिप में, यानी कि हर एक जगह उसको इतना दिया जाएगा। तो एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये भी होगा दूसरे पीपल को, क्या दूसरे पीपल के लिए क्या। तो व्हाट इज द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट? तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है? कैसे इस चीज़ को हम बोले हैं कि दो मेंबर्स ने कैसे इंडिपेंडेंट जो दिया है पब्लिक डोमेन में, कैसे इसको धता बताया है ऑफिशियल एक्ट को, ये भी समझना होगा हमको। तो ऑफिशियल एक्ट में ऐसा है क्या
कि जो मना करता है सरकार को पब्लिश करने से, तो ये समझो। एक्चुअली इसका देखो, इसका जेनेसिस देखो तो ये ब्रिटिश के टाइम में बना हुआ था। 1923 बोल रहे थे ना बाबू ऊपर, 1923 से ही पहले हुआ होगा कुछ, वही कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, वो आगे बढ़ते गया, चार्टर एक्ट बनते गया, 1935 तक पहुंचा, और 1935 को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर हम अपना संविधान में रख दिए। तो कोई भी चीज़ आता है वो आसानी से नहीं आता है, इसके पीछे चिंतन मेहनत होता है। जैसे कि तुम लोग पढ़ रहे हो, जाके 2 साल एग्जाम दोगे, यानी कि अभी जो पढ़ रहे हो अभी का तुम्हारा वैल्यू है, कहने का मतलब समझे ना। तो ये ब्रिटिश का इसका कॉलोनियल एरा है, वहाँ से बना है ये। ओरिजिनल वर्जन क्या था? ओरिजिनल वर्जन 1889 में बना था, समझे। 89 में कोई था? 1889 में कोई याद आना चाहता है तुमको? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, उसी समय का बात है। कौन होंगे 1905 में? कौन आ जाते हैं? लॉर्ड कर्जन आ जाते हैं। यानी कि 1889, यानी कि अब इंडिया के मूवमेंट के लिए अब फाइट होना शुरू हो जाएगा। अब फाइट शुरू हो जाना, अब देखो इसका पीछे का रीजन जानो क्यों उस समय आएगा, तो अब लोग भी जानना शुरू कर देगा कि ब्रिटिश कर क्या रहा है। अब ब्रिटिश ये भी कर देगा कि हम ऐसा एक्ट लेके आए ताकि लोग को जानने ही नहीं देंगे हम। समझ गए? तो 1889 में आने का मतलब क्या है, हिस्ट्री से जोड़ो इसको। तो क्या है? इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1889। दिस वाज ब्रॉड विद द मेन ऑब्जेक्टिव, क्या है? मजलिंग द वॉइस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर खत्म कर देना है जी। क्यों? न्यूज़पेपर से आइडिया सर्कुलेट होगा ना, न्यूज़पेपर को नीचे कर देंगे, जो कि सेवरल लैंग्वेजेस में आ रहा है। क्यों? ठेठी लैंग्वेज में लिख दिया तो वो तो नहीं समझ रहे, हम तो समझ रहे हैं, सब तो मैसेज आएगी हमको, वरना हाँ वही। एंड वे आर अपोजिंग ब्रिटिश पॉलिसी। अब ब्रिटिश पॉलिसी को अपोज कर देगा वो, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट लिख देगा उसमें ठेठी में, बउआ ठीक काम नहीं कर रहा है ब्रिटिशवा, बा भी कर देगा ब्रिटिशवा। अगर हिलाए देख छे, अगर हराए देख छे, धता बताए देख छे, है ना। और अंग्रेज समझ में नहीं आ रहा, इधर लड़ना है, सैलून जाना है, सैलून में भी लोग को बना। देखो सैलून बहुत बड़ा वो है, सैलून से भी बहुत बड़ा हुआ था काम। सैलून में लोग सब जुड़ते थे, कम्युनिकेशन होता था उस समय, ठीक है ना। सैलून में बहुत भयंकर होता था उस समय। तो न्यूज़पेपर है, अभी देखो न्यूज़पेपर ही है ना जहाँ पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर तो इम्पावर्ड करता है ना लोग को बहुत शुरू से। अभी भी देखो गांव देहात का आदमी भले इंग्लिश आए ना आए, मैं पेपर रोज पढ़ता है। मेरे पिताजी उठते हैं पेपर लेके उठते हैं, ठीक है ना। देखते हो, तो इसका मतलब क्या है कि पेपर का बहुत बड़ा रोल है, और पेपर में जो इन्फॉर्मेशन उसको कटेल करने के लिए ऐसा चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखो फिर अमेंड कर दिया गया और मेड मोर स्ट्रेंजेंट, और तगड़ा बना दिया गया है। किस नाम पे? इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ठीक है, 1904। कर्जन क्यों? पार्टीशन ऑफ बंगाल होने वाला है अब। देखो किस तरह बढ़ रहा है हिस्ट्री। ड्यूरिंग कर्जन टेन्योर एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोल दिया यहाँ पे। फिर 1923 में देखो नया वर्जन आया। 23 किस लिए? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 21 का आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना, क्रोनोलॉजी जोड़ो। तो इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट ऑफ 93 फिर से एक्शन। अब ऑल मैटर्स ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियली इन गवर्नमेंट इन द कंट्री, सभी मैटर पे कॉन्फिडेंस रख दिए सीक्रेट। तो क्या अभी आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए क्या? ये एक्ट को फॉलो करना चाहिए, इसको धदा बताते हुए खत्म कर देना चाहिए इस एक्ट को। अब तो वही ना मेरा स्पीच उठा कर देख लो 15 अगस्त का नेशनलिज्म पे, जय भारत माता की जय, ये सब बोलने का टाइम वो समय था जहाँ हमको कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स हमको खत्म कर रहा था। अभी तो कोई एक्सटर्नल फोर्स हमको खत्म नहीं कर रहा है। अभी क्या, अभी तो हमको चाहिए कि हम अपना ड्यूटी अच्छा से करें, जीडीपी में वो करें, कंट्रीब्यूट करें। तो ये समझना होगा आप लोग को, अंधविश्वासी नहीं बनना है, कहने का मतलब ये है। तो समझो राइट टू नो एंड सुप्रीम कोर्ट इन्फेरेंसेस। राइट टू नो क्या है और सुप्रीम कोर्ट किस तरह अपना वर्डिक्ट से इस चीज़ को अलग अलग बताया है या कैसा अपना फैसला सुनाया है। क्यों? देखते हो सुप्रीम कोर्ट, देखते हो कैसे एनी मैटर को एवरी मैटर बोलता है कि नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के तहत क्या है राइट टू नो? तो समझो बात को। राइट टू नो वॉज रिकॉग्नाइज नियरली 50 years ago। 50 साल पहले ये बात को समझ लिया गया था। एंड इट इज़ द फाउंडेशनल बेसिस और द डायरेक्ट एमिनेशन फॉर द राइट टू इन्फॉर्मेशन। और ये पहला ओरिजिन है, सोर्स ऑफ ओरिजिन है, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपको खींचता है। जो पहले भी बात की, कहाँ पे उठा था मुद्दा? तो वही 75 का मुद्दा जी, उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण। तो इसमें क्या बोले जस्टिस, जो मैथ्यू जस्टिस थे, वो क्या बोल दिए कि पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव अ राइट टू नो एवरी पब्लिक एक्ट, एवरीथिंग दैट इज डन इन द पब्लिक वे बाय देयर पब्लिक फंक्शनरीज। They are entitled to know the particulars of every public transaction in all its bearing। क्या बोल रहा है?
बोल रहे हैं कि ये जितने नागरिक हैं हमारे भारत में, कंट्री में, सबको अधिकार है जानने का क्या पब्लिक एक्ट किया गया, क्या गवर्नमेंट एक्ट किया। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, बोलते हैं ना हमेशा, गवर्नमेंट ने क्या काम किया, अधिकार है लोगों को जानने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी आपने पब्लिक वे में किया गया है, पब्लिक फंक्शन के लिए किया गया, ये जाना जरूरी है, देना होगा ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि डेमोक्रेसी का दूसरा नाम ही ट्रांसपेरेंसी है। छुपा नहीं सकते हैं, छुपा है, ठीक है ना। दे आर इंटाइटल, हर एक जितने भी एवरी पब्लिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसा का लेन देन हो रहा है या कोई भी गुड्स का हो रहा है, पूरा अधिकार है सिटीजन ऑफ इंडिया को जानने का। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहते हैं 1975 में। जस्टिस है तो सुप्रीम कोर्ट है। द राइट टू नो which is derived from the concept of freedom of speech, thought, not absolute. It is a factor which should make one worry. One's secrecy is claimed for transaction which could have no repercussion on public scrutiny. देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी एक्सेप्शनल क्लॉज है कि आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे आपको सेडिशन लग जाए, कन्हैया कुमार वाला हालत, या बाल गंगाधर तिलक। इंडिया में सबसे पहले किसी को सेडिशन लगा है तो बाल गंगाधर तिलक को लगा है, जो कि बाल गंगाधर नेशनल फाइटर थे, है ना। कन्हैया कुमार को भी लग गया सेडिशन। मतलब क्या किया? बोलने का अधिकार तो सबको। आप वो नहीं बोल सकते जिससे पब्लिक मोरालिटी डाउन हो जाए, आप वो नहीं बोल सकते जिससे पब्लिक ऑर्डर डगमगा जाए, ऊपर से उठ के बोल दे हिंदू मुस्लिम लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, गाना गा रहे हो ऊपर बैठ के, ये तो पब्लिक ऑर्डर को हम खत्म कर रहे हैं ना। तब कहेगा मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि जितने भी आपको राइट दिए गए हैं, जितने भी एक्सेप्ट टू राइट, मैं बताऊंगा कौन सा राइट है वो अभी नहीं बताना चाहूँगा, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें दो राइट छोड़ के सभी राइट क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है। सभी में आपका क्लॉज है, याद करो। हाँ, सभी में क्लॉज है, सभी में क्लॉज। तो फ्रीडम तो ये क्या बोल रहा है? ये क्लॉज देखो, ये क्या बोला है, तो ये क्लॉज का यूज करके क्या करता है? सीक्रेसी वाला एक्ट खेल देता है यहाँ पे। मगर देखो सीक्रेसी वाला ठीक है, स्ट्रेटेजी का आप मत बताइए, मगर जहाँ पे ट्रांजेक्शन का बात, जैसे राफेल का डील का बात हो, ये जानना चाहिए लोग को। राफेल आदमी के लिए आ रहा है, आदमी को पैसे से आ रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो यही समझो, यही बात यहाँ पे बोला गया है। देखो बहुत अच्छा बोला गया है यहाँ पे, देखो कि राइट टू नो जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से लिया गया है, मानते हैं कि एब्सोल्यूट नहीं है, समझ गए? मानते हैं कि एब्सोल्यूट नहीं है। एक फैक्टर विच शुड मेक वन वरी व्हेन सीक्रेसी इज क्लेम्ड फॉर ट्रांजैक्शन। मैं ये चिंता का विषय है, हम मानते हैं कि एब्सोल्यूट नहीं है, मैं ये चिंता का विषय, यदि ट्रांजैक्शन हो तो विच कैन हैव नो रिपरकशन ऑन पब्लिक सिक्योरिटी। पब्लिक सिक्योरिटी पे नहीं फर्क पड़ता है, मगर ट्रांजैक्शन तो हो रहा है। ट्रांजैक्शन चीज़ अलग है, पब्लिक सिक्योरिटी चीज़ अलग है। मगर ट्रांजैक्शन को भी आप ऑफिशियल एक्ट के तहत ला दीजिएगा, बोलिएगा कि इंपॉर्टेंट है, और आप आदमी को नहीं दीजिएगा तो आदमी गलत है। ट्रांजैक्शन क्या? हाँ देखो, एसपी गुप्ता केस 1981 में जो हुआ था, इसमें क्या बोले जस्टिस? ऑब्जर्व दैट टेंडेंसी इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज इज टू लिबरलाइज द रिस्ट्रिक्शन प्लेस ऑन द राइट टू सिटीजन टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द पब्लिक ऑफिसेस। तो क्या बोला गया कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातंत्र कंट्री में है, इसमें प्रयास यही होना चाहिए कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन आप पब्लिक के ऊपर लगाते हैं उसको आस्ते आस्ते ख़त्म करिए और आदमी को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने का अवसर दीजिए। तो आदमी का क्या होगा? दिमाग खुलेगा। सिटीजन टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पब्लिक ऑफिसेस। पब्लिक ऑफिसेस में, गवर्नमेंट के दफ्तर में क्या हो रहा है, हर एक इंस्टीट्यूट में क्या जानने का अधिकार होना चाहिए। द एम्फेसिस नाउ इज मोर ऑन द राइट ऑफ अ सिटीजन टू नो दैट ऑन हिज नीड टू नो द कंटेंट्स ऑफ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। इसलिए पूरा अधिकार होना चाहिए कि जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में क्या है क्या नहीं है, आफ्टर ऑल पब्लिक के लिए है तो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए और पब्लिक को समझना चाहिए। तो समझे, तो राइट टू नो का जेनेसिस 50 साल पहले था और यही स्पेशल डिफरेंट केसेस से हमको पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी मंथन किया है, ये नया चीज़ नहीं है। सम रिसेंट जजमेंट्स, अभी जो रिसेंट जजमेंट्स है, वर्डिक्ट है, उस जजमेंट में देखते हैं इसको कैसे बैलेंस किया गया है। देखो, यशवंत सिन्हा वर्सेस सीबीआई केस हुआ था 2019 का, ठीक है। उसमें क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि डिसीजन ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट इन न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस यूएस से। तो देखो सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो दूसरे सुप्रीम कोर्ट का भी रेफरेंस ले सकता है कि वहाँ दूसरे देश में क्या है। ये फ्लेक्सिबिलिटी हर एक सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, आप सीख सकते हैं ना अच्छा चीज़ किसी से। तो ये क्या कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं कि यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का, जहाँ पे जस्टिस मार्शल ने क्या किया, डिक्लाइन टू रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ गवर्नमेंट टू रिस्ट्रेन पब्लिकेशन ऑफ पेंटागन पेपर। पेंटागन पेपर वहाँ का बहुत बड़ा पेपर, जैसे हिंदू का पेपर है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा हिंदू का पेपर, बहुत बड़ा पेपर है इंडिया का। हिंदू का पेपर जैसे बाहर बोला जाता है, रेफरेंस दिया जाता है, और हिंदू पेपर में कोई चीज़ छप गया ना गवर्नमेंट का अगेंस्ट, हिला देगा सत्ता को, जान लेना तुम लोग। अब मैं थोड़ा देर में बताऊंगा हिंदू पेपर में ऐसा क्या छपा था
कि जिसकी वजह से सत्ता हिलने वाला, हिल भी गया था मगर है, समझे ना। तो समझो कि पेंटागन पेपर जो यूएस का था, यूएस का पेंटागन पेपर को क्या है, यूएस के गवर्नमेंट ने रोकना चाहा पब्लिकेशन से, तो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि अधिकार है आदमी को, राइट टू नो। अब देखो एग्जैक्टली इंडिया में भी यही हुआ कुछ साल पहले, 19 में हुआ था। हिंदू पेपर ने एक ऐसा पेपर तुम्हारा एक चीज़ छाप दिया था, तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ इसके फॉरेन क्या है, निर्मला सीतारमण कौन में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में कुछ ऐसा छाप दिया था, ठीक है। अब हिंदू पेपर छाप रहा है तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही छाप रहा होगा। ये चीज़ बहुत सर्कुलेट हुआ था पूरा इंडिया भर, और वर्ल्ड आउटसाइड वर्ल्ड भी गया था। इसका मतलब हिंदू को बैन कर दे तो गलत बात हो जाएगा ना, क्योंकि लोगों को अधिकार है, हमको अधिकार है पढ़ने का, जानने का क्या चल रहा है देश में, राइट टू नो है। तो बात समझे, देखो यहाँ लिखा तो है यार, देखो इन रिसेंट केस ऑफ 3 डॉक्यूमेंट्स पब्लिश बाय द हिंदू, द सुप्रीम कोर्ट फेल्ड दैट दे वर मेंटेनेबल सिंस द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी वाज नॉट बीन वायलेटेड। बोला है कि ये झूठ मूठ का, आप ये क्या बात करते हैं फालतू का, ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट 1923 का कहीं धता नहीं बता रहा है इसको, जो भी हिंदू सही छापा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप फालतू का उसमें मत लाइए उसको, एक तो ऐसे गलत यूज़ करते हैं उसका आप। फ्रॉम ऑल दिस इट इज़ एविडेंट दैट द राइट टू नो कैन बी curtailed only in limited circumstances and if there is an overriding public interest। बोला कि हाँ, इससे हमको क्या पता चला, हाँ बिल्कुल राइट टू नो हम कटल कर सकते हैं, कम कर सकते, तोड़ सकते हैं लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस में, किसी किसी चीज़ में, डिफेंस में हो गया, बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। जैसे मिलिट्री के लिए कैसे देगा, जैसे इस बार एग्जाम्पल है, इस बार देख लो एग्जाम्पल, इस बार क्या बोला गया, क्या का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, क्या जानते हो ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो ऑडिट करती है ना, वो तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ भी पैसा खर्च करती है वो ऑडिट करती है, कितना कितना प्रोग्राम कहाँ गया, पब्लिक पैसा कहाँ लगा। इस बार पब्लिक डोमेन में नहीं रखा तो मांग उठ गया इंडिया में, ये क्या हो गया। तो कैग ने बोला कि देखिए हम इसलिए नहीं रखें क्योंकि इसका पाकिस्तान और चाइना गलत यूज़ कर सकता है। अभी ये बात सही है, समझे ना, ये बात सही भी है, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो बात समझ रहे हो तुम, कहने का मतलब क्या है कि कटल किया जा सकता है, जब कोई राइट टू नो कटल किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, मगर लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इंटरनल सिक्योरिटी पर जवाब। एंड इफ देयर इज एन ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट, अब जब जरूरत होगी पब्लिक इंटरेस्ट को सरपास कर देना है, यानी कि स्ट्रेटेजिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट से, तब कर देना चाहिए। फाइनल शब्द क्या है, फाइनल शब्द क्या बोलना चाहोगे? लेट अस लुक द ऑब्जर्वेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन एसपी गुप्ता, वही 1981 वाला। इफ सेक्रेसी वर टू बी कीप्ड ऑब्जर्व इन द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यदि सेक्रेसी को रखना चाहते हो गवर्नमेंट के अंदर जैसे काम कर रही है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट वे टू बी कीप्ड हिडन फ्रॉम द पब्लिक स्क्रूटिनी, इट वुड टेंड टू प्रमोट एंड इनकरेज ऑपरेशन। इससे क्या, यदि सीक्रेसी में आप काम करेंगे तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट मुद्दा उठेगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉइस उठना ही है कि नहीं है। यदि गवर्नमेंट सही भी काम कर रहा है और वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाल रहा है, जाहिर सी बात है लोग शक करेगा उसको। तो वही बोल रहा है कि इट वुड टेंड टू प्रमोट एंड इनकरेज ऑपरेशन, दबाने का बात होगा, करप्शन होगा, मिसयूज होगा और अथॉरिटी का मिसयूज होगा। तो इससे क्या होगा, फॉर इट वुड ऑल बी सेटल्ड इन द वेल ऑफ सीक्रेसी विदाउट एंड पब्लिक अकाउंट। इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल फर्दर एज बैंक्स हैव नोबडी टू लैंड इट। ऐसे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था भी फर्क पड़ेगा। समझे बात को? तो बात कहाँ से उठा था, सुप्रीम कोर्ट अर्थव्यवस्था तक पहुँचा दिया समझ में आया तुम लोग को ना? देखो अब तो पूरा इकोनॉमिक्स ही है। अच्छा इकोनॉमिक्स में आया था, सॉरी इकोनॉमिक्स नहीं है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है तुम लोग के लिए। ये तुम्हारा वही जो बोले ना कि मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस को मिलिटराइजेशन कर रहे हैं, वेपन्स बहुत फैला रहे हैं वहाँ पे। 15 अगस्त को आया था, फटाफट देख लो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, जब बोलते हैं दिमाग में रख लेना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। गर्मी हो रहा है, कॉस्मोस, गर्मी नहीं हो रहा था तो लोग कॉस्मोस के बारे में जानते हैं। कॉस्मोस 2542, कॉस्मोस 2543 कंट्रोवर्सी में है। देखो बात समझो, ये बात समझने वाली इसलिए है कि हो क्या रहा है कि अभी के टाइम में स्पेस पे भी लोग अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि स्पेस डेब्रिस हो रहा है, स्पेस में बहुत गंदा हो गया,
सैटेलाइट सैटेलाइट, तो इससे क्या होगा कि गंदा हो जाएगा तो इम्पैक्ट करेगा ना स्पेस को। और इतना ही नहीं, ये लोग क्या कर रहा है, एक सैटेलाइट को गिराने के लिए दूसरा सैटेलाइट तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में तो स्पेस वार हो जाएगा। ऐसे में तो सेकेंड वर्ल्ड वार पता है तुमको, टेक्नोलॉजी वार था, स्पेस से भी वार किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं था ऐसा, इसलिए हाँ वो वाला स्पेस नहीं, इस पे हिरोशिमा नागासाकी का तो वो भी स्पेस का ही एक एग्जाम्पल है। वो तो अभी तो करेगा तो भाई दुनिया कुछ बच भी नहीं करेगा, इतना टेक्नोलॉजी आगे जा चुका है, कोई चांस ही नहीं है दुनिया बचने का। यदि आ जाए सब कि खत्म कर देना है, एक दिन में खत्म कर सकता है दुनिया को। दुनिया में बोल रहा, दुनिया पूरा तबाह हो जाएगा। अरे आराम से, हाँ सही बोल रहा हूँ, जो भी हो जाएंगे वो सब प्रजाति खत्म। अब वो क्या होगा उसके बाद, तो फिर उसके लिए तुमको वही 84 योनि वाला हिंदू वाला कॉन्सेप्ट, घूम के आओ दूसरा गैलेक्सी में, घूम के आओ। देखो समझो कॉस्मोस क्या है, तो जो कॉस्मोस एक्चुअली रसिया का है, ठीक है। तो रसिया ने लॉन्च किया था इसको नवंबर में 2019 में, उसके बाद फिर से इसने दूसरे कॉस्मोस को लॉन्च किया, ठीक है। तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉस्मोस बोल दो, ठीक है। कॉस्मोस से इट इज़ अ स्मॉल सैटेलाइट टू इंस्पेक्ट द अदर साइड, बोला कि छोटा मेरा सैटेलाइट है दूसरे सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए, ऐसा है स्पेस में है प्रोविजन, दूसरे सैटेलाइट को हम ट्रैक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। यूएस ने बोला कि ये तो प्रोजेक्टाइल है जी, कहीं दूसरे को उड़ाने के लिए तो नहीं है जी, यूएस बोलता है। तो प्रोजेक्ट दिस इंटेंडेड वाज द इंटेंट वाज टू सिग्नल रशिया एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय अदर नेशन सैटेलाइट। ये ऐसा लग रहा है, सिग्नल मतलब क्या, ऐसा लग रहा है कि रसिया कहीं दूसरे नेशन का सैटेलाइट उड़ा नहीं दे। यूएस ऐसा अपना संदेह को व्यक्त कर रहा है, समझे बात को। और ब्रीफ ऑफ एंटी सैटेलाइट वेपन्स, तो थोड़ा जानते हैं कि एंटी सैटेलाइट वेपन क्या है। तो एक सैटेलाइट खत्म करने के लिए दूसरे जो वेपन्स बन रहे हैं वही एंटी सैटेलाइट वेपन्स है, यही वाला है। और इसके बेस में क्या होगा, स्पेस फाइट होना शुरू हो जाएगा, मिलिटराइजेशन। और मिलिट्राइम क्या है, बहुत सारा वेपन्स बन रहा है स्पेस में, वही मिलिटराइजेशन ऑफ वेपन्स है। मिलिटराइजेशन पर क्या हो, स्पेस में दबदबा जमा रहे हैं कि हम हीरो तो हम हीरो, ठीक है ना। एंटी सैटेलाइट वेपन्स आर नॉट न्यू, नया नहीं है, कोल्ड वार टाइम में भी, यानी कि बोले ना स्पेस वार याद करो, इसलिए बोल रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक लंबा पीरियड चलता है जिसमें दो कंट्री लीड करना चाहता है दुनिया को, इधर यूएस करता है कैपिटलिस्ट ब्लॉक को, और इधर सोवियत यूनियन करता है किसको, यूएसएसआर सोशलिस्ट ब्लॉक को। रसिया मत बोलो, रसिया बना है 1992 के बाद, ठीक है ना। वो चला है तुम्हारा 45 से लेकर 91 तक चला है, यही कोल्ड वॉर पीरियड है। तो ये चीज़ नया नहीं है, कोल्ड वॉर पीरियड में देखे थे हम लोग। तो वही बोला ड्यूरिंग द कोल्ड क्या है वार, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन डेवलप सेवरल वेज टू ब्लो अप ईच अदर सैटेलाइट्स। एक दूसरे का सैटेलाइट उड़ाने के लिए बहुत प्रयास किए थे ये लोग, और उड़ाए भी थे। बोथ द कंट्रीज कंडक्टेड 2 डजन एंटी सैटेलाइट टेस्ट बिटवीन देम, समझ 2 डजन बहुत है, 25-26 समझ रहे हो इतना। 10 वर काइनेटिक इन्वॉल्विंग अ प्रोजेक्टाइल फिजिकली स्ट्राइकिंग अ टारगेट, और 10 तो ऐसे थे, यानी कि कुछ ऐसे थे जिसमें काइनेटिक एनर्जी का यूज़ किया था। मतलब समझो कि टारगेट को करना है तो मूविंग कैसे करके प्रोजेक्टाइल मोशन, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ना अभी टेक्नोलॉजी इतना ऊपर चला गया, क्योंकि इसका रिसर्च समझ गए। तो फिजिकली स्ट्राइक करना टारगेट, कहाँ पे कौन सा सैटेलाइट खत्म करना, टारगेट मतलब सैटेलाइट ही है दूसरा। चाइना, अब देखो चाइना कहाँ कम रहेगा, चाइना ये 5-15 साल में, तो चाइना देखते हो ना, ये 15-20 साल में सबको पीछे छोड़ते निकला है। इट इज समथिंग लाइक योर विराट कोहली और रोहित शर्मा, है ना। सचिन इतना मेहनत किया है, ये आके 8-9 साल में कीर्तिमान रच दिया, ठीक है। चाइना हैज़ कंडक्टेड 10 टेस्ट ओवर द पास्ट 15 ईयर्स। काइनेटिक वन इज 2007 में क्रिएट किया था, टेस्ट किया था। क्रिएटेड अ ग्रेट डील ऑफ स्पेस डेब्रिक, मगर ये जो किया है 2007 में चाइना ने, इसके वजह से स्पेस में डेब्रिक्स हो गया। डेब्रिक्स मतलब गंदा हो गया, टूट गया, फूट गया, लोग घूम रहा है। और कोई नया सैटेलाइट भेजेगा तो हो सकता है टकराएगा, तो आने वाले समय में दिक्कत होगा, है ना। ऑर्बिट करने लगता है। इंडिया ने फर्स्ट काइनेटिक टेस्ट 2019 में कर लिया इंडिया ने भी। इंडिया कहाँ पीछे, इंडिया आस्ते आस्ते बढ़ेगा। अमेरिका, रसिया, चाइना, ठीक है, क्या है, मोनोवेड देयर सैटेलाइट्स क्लोज टू ईच अदर, आसपास अपना निगरानी रखते हैं। न्यू मेथड्स ऑफ अटैक आर बीइंग टेस्टेड इंक्लूडिंग लेजर्स एंड, अभी तो नए आ गए, लेजर से उड़ा देंगे सैटेलाइट जी आपका, साइबर अटैक सबसे बड़ा, ठीक है, साइबर अटैक से उड़ा देंगे आपका सैटेलाइट। काहे हीरो बन रहे हैं, उड़ा देंगे, हम पावरफुल है, 5G कम्युनिकेशन उड़ा देंगे, बोल रहा है ना 2035 तक
ग्लोबल हमको स्टैंडर्ड हमको करना है प्रोग्राम। बताया था ना कल चाइना का स्टैंडर्ड प्रोग्राम क्या था, बता रहा है 35 तक विश्व गुरु बनना है टेक्नोलॉजी में चाइना को। चाइना बन भी जाएगा यदि अभी नहीं रोका जाए तो। देखिए ना, सब तो इंडिया भी कैंसिल कर ही दिया, यूरोप भी किया, यूएस भी फ्लाइट उसका कैंसिल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बात हुआ था, कल भी बात हुआ था, उस दिन भी बात हुआ इस पे। देखो यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे एक चीज़ का मिसयूज़ होता है। देखो सैटेलाइट दो चीज़ के लिए, दो पर्पज़ के लिए हो सकते हैं, सिविलियन पर्पज़ हो सकते हैं या फिर मिलिट्री हो सकते हैं। सिविलियन हुआ तो आप उड़ा नहीं सकते उसको, मिलिट्री हो सकता है, ठीक है, मगर ये डिफरेंस करना भी मुश्किल है कौन क्या है। मगर कभी कभी क्या होता है, सिविलियन में थोड़ा मिलिट्री वाला एलिमेंट भी होता है, मिलिट्री में थोड़ा सिविलियन वाला एलिमेंट भी होता है। तो समझ रहे हो कितना वो है, तो कितना वो है। तो वही बोला कि जो डिस्टिंक्शन है सिविलियन और मिलिट्री का, ब्लड है, ठीक से डिस्टिंक्शन नहीं है दोनों सैटेलाइट के बीच में, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया तुम लोग को, ठीक है। तो कैसे, देखो सम सैटेलाइट्स सच एज यूएस का जो जीपीएस कॉन्स्टेलेशन है, वो क्या करता है, नहीं है वो ठीक से नहीं बताता है मिलिट्री और सिविलियन एसेट्स में क्या अंतर है। बात समझे ना, दोनों सैटेलाइट्स में क्या अंतर है, कोई डिस्टिंक्शन है ही नहीं वहाँ पे। ओवर द पास्ट डिकेड, यदि 10 साल देखें, अमेरिकाज आर्म्ड फोर्सेस हैव पुट पेलोड्स ऑन 3 कॉमर्शियल सैटेलाइट। कॉमर्शियल सैटेलाइट से बोले, बताओ सिविलियन सैटेलाइट तुम बोल रहे हो, इस पर तुम पेलोड भर के जा रहे हो, ले जा रहे हो। इसका मतलब कैसे हम अटैक कर दे उसको, हम तो उसको सिविलियन बोल रहे हैं, हालांकि मिलिट्री वाला काम कर रहा है। इसका मतलब डिस्टिंक्शन तो नहीं है मेरा मिलिट्री सैटेलाइट्स और उसका। नो क्लैरिटी ऑन व्हाट टेंटामाउंट्स टू अटैक, और ये इससे आपको पता नहीं चलता कि कौन सा सैटेलाइट आपको कौन सा क्या अटैक करेगा या आपको कौन सा अटैक करना भी चाहिए। तो ये बोला कि इट इज़ अनक्लियर विदाउट जैमिंग। जैमिंग मतलब क्या होता है, रोक लेना, जैम करके वो खत्म कर देना होता है। इट इज़ अनक्लियर वेदर जैमिंग और सिविलियन सैटेलाइट वुड वायलेट द जनरल प्रोविजन ऑन अटैकिंग सिविलियन ऑब्जेक्ट्स। तो बोला कि यदि हम सिविलियन सैटेलाइट को जैम कर दे तो वायलेशन हो सकता है मेरा, क्योंकि सिविलियन सैटेलाइट को आपको करने का अधिकार नहीं है। यू नेवर नो, सिविलियन आपका मिलिट्री वाला काम कर रहा है, मिलिट्री का भी सिविलियन का काम कर रहा है, तो कैसे जैमिंग करिएगा। आदमी के लिए कुछ दूसरा, जैसे मान लो एटमॉस्फेयर का स्टडी के लिए जा रहा है, लेट्स से, उसको अपने पास कैसे उड़ा सकते हो आप, वो तो अच्छे काम के लिए जा रहा है, वो अपना रिसर्च के लिए जा रहा है। और कोई मान लो मिलिट्री के लिए जा रहा है, कोई स्ट्रेटेजिक रीजन जा रहा है कि दूसरा देखते हैं कंट्री कहाँ खाना है, कहाँ उड़ाना है, इसलिए भी जाता है सर्वे करने के लिए। तो तुम देखो कितना हुआ है ऐसा, सीरिया में बहुत हुआ है। तो ऐसा देखो ऊपर से देखने के लिए, तो क्या है इसे डिजास्ट्रियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेस वार। तो जो इम्पैक्ट होगा, स्पेस वार होगा, तो आप सोच भी नहीं सकते उतना डेंजर होगा यदि होता है तो। देखो क्या है, मच ऑफ द डेब्रिस फ्रॉम चाइना 2007 टेस्ट विल स्टिल बीन प्लेस विथ टर्न ऑफ द नेक्स्ट ईयर। 100 साल तक रहना है, रहेगा। जो 2007 में जो एक्सपेरिमेंट किया था ये चाइना, ठीक है, जो काइनेटिक वाला जो किया था सैटेलाइट, वो क्यों बहुत लंबा समय तक रहता है, बताओ 1 सेंचुरी तक, 100 साल तक रहेगा। इसका जो पाप है 100 साल तक वहाँ पे गड़ियासेगा, ऊपर घूमेगा, ठीक है, इसलिए पाप नहीं करना है तुम लोग को। देखो द मोर डेब्रिज द ग्रेटर द लाइवलीहुड ऑफ एक्सीडेंट, सही बात है, जितना रहेगा उतना एक्सीडेंट होने का चांस है, कोलिजन हो सकता है। मैंने बताया तुमको, दूसरे सैटेलाइट के साथ कोलिजन हो सकता है, इससे फिर डेब्रिज बन जाएगा, टूटेगा तो, यानी कि डेब्रिज पे डेब्रिज। इनफ डेब्रिज कुड लेड टू अ चेन रिएक्शन, इससे चेन रिएक्शन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं केस्लर सिंड्रोम, जिसमें क्या होगा, विच कुड रेंडर एंटायर स्वेचेस ऑफ नॉर्थ नियर अर्थ सरफेस यूनिजुअल फटीग, और हो सकता है कि एज अनसुइटेबल बना दे अर्थ आपका। चेन सिस्टम हो गया, पूरी तरह से डेब्रिज हो गया और सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया। मान लीजिए कभी रॉकेट उड़ रहा है, उसमें डेब्रिज लग जाएगा, रॉकेट ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत तरह का बात हो सकता है, और अर्थ अनसस्टेनेबल हो जाएगा, समझे ना। तो आउटर स्पेस ट्रीटी और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आर नॉट एडवोकेट, बोले ना इसका लॉ है मगर एडवोकेट नहीं है। पहले बता दिए थे कि लॉ है, ऐसा कि नहीं कि लॉ नहीं है, मगर ये लॉ फिट नहीं बैठ रहा है अभी के हिसाब से। तो यानी कि सब कंट्री को फिर से साथ आना होगा और फिर से यहाँ पे बात करने होंगे। तो देखो क्या है कि जो आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 में हम बनाए थे, जिसमें क्या बोला जाता है कि स्टेट टू कंसल्ट ईच अदर ऑन एक्शन दैट वुड कॉज पोटेंशियली हार्मफुल इंटरफेरेंस दो द रूल हैज़ रेयरली बीन हेडेड। बोला कि इस लॉ के अंतर्गत जो आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 है, इसमें एक प्रोविज़न है, इसके हिसाब से जितने भी स्टेट्स अपना सैटेलाइट यूज़ करना चाहते हैं एक दूसरे से बात करें, ठीक है, कंसल्ट करें, और बोले कि पोटेंशियली हार्मफुल इंटरफेरेंस इस तरह का बात नहीं होगा, या फिर होगा तो बात कर दे। मगर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, एक कंट्री दूसरे को अटैक करता बिना बोले हुए। क्यों नोटिफिकेशन देगा, तो बात समझो। रिक्वायर्ड स्टेट टू कंसल्ट ईच अदर एन एक्शन दैट वुड कॉज पोटेंशियली हार्मफुल इंटरफेरेंस दो द रूल हैज़ बीन रेयरली बीन हेडेड। ये अलग बात है कि रूल है मगर कभी यूज़ नहीं किया गया इस चीज़ का,
इन अ वार टाइम, देखो वार टाइम में क्या हो सकता है, अ बॉडी ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ नोन एज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वुड अप्लाई एज ऑन अर्थ। मगर लॉ टाइम में क्या हुआ कि एक दूसरा लॉ आ जाएगा। वार टाइम में जब विश्व युद्ध हो रहा हो, इतना बड़ा बड़ा युद्ध हो रहा है, एक दूसरे दो कंट्री के बीच में हो रहा है, तो उस समय एक लॉ आ जाता है। वो लॉ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए बनाया गया है वर्ल्ड में। वो लॉ का नाम क्या है तुम्हारा, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। यानी जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, यानी कि आदमी को बचाने के लिए एक लॉ है। वो लॉ आपको प्रोहिबिट करता है कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे जो जिससे आदमी का प्रजाति ही खत्म हो जाएगा। नहीं, ये मानना है, ये स्ट्रिक्ट है। मानेगा नहीं मानेगा तो सब दूसरा कंट्री घेर लेगा उसको। क्यों नहीं मानेगा? चाइना बैकवर्ड हुआ कि नहीं हुआ? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये इन अ वार टाइम है। जो तुम्हारा कौन सा लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वुड अप्लाई होगा। अब देखो कैसे लॉ अप्लाई होगा, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ऑन द प्रिंसिपल सच एज डिस्टिंक्शन। और यहाँ पे तुम्हारा मिलिट्री और सिविलियन का डिस्टिंक्शन दे देगा, जो वहाँ पे नहीं दे पा रहा था नॉर्मल सिचुएशन में, और यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन हो जाएगा, समझे। एंड सिविलियन हार्म एंड मिलिट्री एडवांटेज, बट हाउ टू अप्लाई सच लॉ इज अ क्वेश्चन डिफिकल्ट टू आंसर। मैं इस लॉ को अभी भी कैसे अप्लाई करेंगे कि बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि वार टाइम में हम लोग के पास इंटरनेशनल लॉ है, मैं उसको कैसे यूज़ करेंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है अभी भी। तो क्या है, नाउ द इश्यूज स्टडीड बाय द वेरियस थिंक टैंक, और ये इश्यूज को अलग अलग स्कॉलर्स पढ़ रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए ताकि बेटर रिजल्ट आए स्पेस को लेके। तो देखो क्या है, इन अदर डोमेन्स ऑफ वार लाइक नेवल कन्फ्लिक्ट लीगल मैनुअल्स स्पेल्ड आउट व्हाट इज व्हाट एंड व्हाट इज नॉट परमिसिबल। जैसे तुम्हारा नेवल कन्फ्लिक्ट हुआ, आर्मी के बीच में झगड़ा हुआ, तो आपके पास पता है कि आपको क्या करना है, कितना परमिसिबल है कितना परमिसिबल नहीं, आप जानते हैं। भाई स्पेस टोटली डिफरेंट है। लीगल एक्सपर्ट्स आर नाउ अटेम्प्टिंग टू दिस फॉर, और लीगल अब जो है, अब बोले कि जैसे नेवी में होता है, पानी में होता है, अब स्पेस के लिए भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा हमको, इसी तरह का बात करना होगा। जैसे नेवी में सुलझा लेते हैं कन्फ्लिक्ट, अब हमको स्पेस के लिए भी कुछ करना होगा। तो मैनुअल ऑन इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल टू मिलिट्री यूजेस ऑफ आउटर स्पेस इज सुपरहिटेड बाय द MGill यूनिवर्सिटी इन मॉन्ट्रियल। तो क्या बोला जा रहा है कि मॉन्ट्रियल में MGill यूनिवर्सिटी आया और ये गवर्न करेगा कि आउटर स्पेस में किस तरह मिलिट्री का यूज़ होगा। अच्छी बात है ना, एप्लीकेबल होगा, ये इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होगा केवल मिलिट्री यूज़ के लिए। यदि मिलिट्री को यूज़ कर रहा है स्पेस में तो ये लॉ उसको गवर्न करेगा, कैसे कर सकते कैसा नहीं कर सकते। अच्छी बात है ना, ये एक्सपर्ट अटेम्प्ट कर रहा है, उस तरफ बढ़ रहा है। अ सेपरेट हुमेरा मैनुअल बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, और भी काम हो रहा है अलग अलग देश में। एडिलेड यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ये भी चीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पे मैनुअली भी किया जा रहा है, और दोनों डॉक्यूमेंट्स को अगले साल तक पब्लिश कर देंगे। यानी कि वर्ल्ड में ये मुद्दा उठ रहा है, और नए नए तरकीब वर्ल्ड वाले लोग अलग अलग लोग ला रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे तुम्हारा इधर कौन सा कंट्री है, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, कनाडा में है। हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ना जी, कनाडा का पार्ट है, कनाडा का एक जगह का नाम है मॉन्ट्रियल। तो कनाडा ने भी अपना प्रयास किया है, इधर ऑस्ट्रेलिया ने किया है। आस्ते आस्ते प्रयास बढ़ते जाएगा तो तब जाके एक सार्थक लेगा, रंग लेगा। डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दिस कम्प्लेक्स इशू लास्ट टाइम, मगर इतना कम्प्लेक्स इशूज़ है, इसको डिफ़िकल्ट है सॉल्व करना। कैसे, रसिया एंड चाइना वुड लाइक टू फॉर्मल ट्रीटी बैनिंग ऑल वेपन्स इन स्पेस। हो सकता है कि रसिया और चाइना क्या करे, फॉर्मल ट्रीटी करे और बोले कि जितने भी वेपन्स है स्पेस में उसको बैन करते हैं। दूसरा क्या, बट डिफाइनिंग स्पेस वेपन इज द रियल प्रॉब्लम। स्पेस वेपन कौन है उसको डिफाइन करना मुश्किल चीज़ है। अब बोल सकते कि सैटेलाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जा रहा, हो सकता है ऐसा ना हो। तो कौन क्या होगा, इसका पैरामीटर क्या है। जैसे कि टेररिज्म, हम पहले भी बोले थे कि टेररिज्म का अभी भी ग्लोबल डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि एक कंट्री का टेररिस्ट उस कंट्री का फ्रीडम फाइटर बन जाता है। बोले थे ना, कभी पहले बताते थे, इस पर लंबा लंबा क्लास लेते थे, यू नो दिस थिंग। तो सेम यही चीज़ है, अब बिल्कुल FATF वाला इशूज़, तो बिल्कुल यही चीज़ है कि कोई डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि वेपन कौन कौन होगा। यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया कि वॉलेंट्री कोड होना चाहिए, कंडक्ट होना चाहिए, एंड ब्रिटेन इज एक्सपेक्टेड। और ब्रिटेन क्या कर रहा है कि ऐसा UN में वो लेके आएगा और रेजोल्यूशन बनाएगा। मगर सबसे बड़ा सवाल है क्या लोग कंट्री वॉलेंट्री अपनाएगा। एथिक्स किसी कंट्री का हाई है एक्सेप्ट योर यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का कल देखे थे कितना हाई है स्टैंडर्ड उसका, बाकी कंट्री तो बेकार है। तो वही बोल रहा है कि इस एक्सपेक्टेड टू पब्लिश ड्राफ्ट UN रेजोल्यूशन सीकिंग व्यूज ऑन बिहेवियर इन स्पेस। मगर मेरा क्या मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एथिकल लाइन पे काम, चाइना लगता है तुमको एथिकल लाइन पे काम करेगा, रसिया का भी काम करेगा, अमेरिका भी काम नहीं करेगा तुम्हारा। अमेरिका को करना होता तो तुम्हारा पेरिस ट्रीटी से निकलता ही नहीं, यूनेस्को से निकलता ही नहीं, WTO को इतना डराता ही नहीं, WHO से निकलने का बात ही नहीं करता, निकल भी गया वो। तो कहने का मतलब क्या है कि सब अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं वर्ल्ड में। अ ग्रुप ऑफ
experts has met regularly at the UN to try to hash out solution। और यूएन में यूनाइटेड नेशंस क्यों, क्योंकि सबका समावेश है इसमें, 196 कंट्रीज़ का ये संगम है, तो यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा आए। ठीक है, तो देखो ऑन जुलाई 27 अमेरिका एंड रशिया हेल्ड 13 आवर स्पेस सिक्योरिटी एक्सचेंज इन वेना। ठीक है, तो वेना कहाँ पे है जी, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में दोनों के बीच में बातचीत चला है, 13 घंटा का बात चला है, एक्सचेंज हुआ है। द फर्स्ट सच टॉक इन 7 ईयर, 7 साल में पहली बार ऐसा टॉक हुआ है अमेरिका और रशिया के बीच में। एज स्पेस गेट्स मोर कंजेस्टेड एंड कंडक्टेड, क्यों, सब स्पेस में अपना दबदबा जताना चाह रहा है, तो हब सैटेलाइट फेंकेगा तो कंजक्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा वहाँ पे। द इशू इज गोइंग टू बी मोर कम्प्लेक्स एज द टाइम प्रोग्रेसेस, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम्प्लेक्सिटी और बढ़ने वाला है। क्यों, क्योंकि और सोचेगा कि लैंड पे तो कब्जा ही लिया, अब स्पेस में भी कब्जा ले, हर कंट्री को जितना कब्जाएंगे उतना ही मेरा हेजेमोनी बढ़ेगा। दैट इज द एंड ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स।